सलाम खुशामदीद। मैं तशामुला बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। बचपन में जब हमारे सामने एक गाना आता था, रहे ना रहे ये जीवन, दोस्ती वाला गाना, जो हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत डालता था, पाक फ़ौज की मोहब्बत डालता था। तो ये जो आवाज़ थी, सिर्फ ये आवाज़ ही जब हमारे कानों तक पहुंचती थी तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। और कभी कभार तो आंखें नम हो जाती थी, यार ये कैसे गाया गया है, इतनी खूबसूरत आवाज़ जो सीधी जाके दिल को लगती है। उसके बाद मेहंदी कोई इवेंट आता था तो गाना आता था, आई मेहंदी की ये रात, तमाम फैमिली इकट्ठी हो जाती थी और वो गाना सुन के वो खुशियाँ जो थी वो दुबाला हो जाती थी। ये गाने इसलिए बता रहा हूँ कि आज मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद है, उनका हमारी परवरिश में बड़ा अहम किरदार है। वतन की मोहब्बत दिल में उजागर करने के लिए एक अहम किरदार है। हमारी खुशियों में रोशनियाँ, मोहब्बतें बखेरने के लिए एक अहम किरदार है। आप पहुंच चुके होंगे जवाद अहमद, लेकिन इनकी ज़िंदगी के दो हिस्से हैं। एक ये वाला हिस्सा मौसीकी का, जिसमें इन्होंने सब कुछ देखा, अरूज देखा, और एक ऐसा हिस्सा वो सियासत का हिस्सा। आज कंट्रोवर्शियल तरीन इंसान माने जाते हैं। हम वो भी हिस्सा थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि वो हिस्सा कैसा था, और आज ये वाक़तन अंदर से भी कंट्रोवर्शियल है या बाहर से सिर्फ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ही देते हैं। सारी बातें जानते हैं जवाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जवाद भाई? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत है साहब। जवाद भाई, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि आपकी वो शख्सियत है जिन्होंने बचपन में हमें वतन से मोहब्बत करना सिखाई। जब दोस्ती गाना आता था तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने बहुत सारे लोगों को रोते देखा है इस गाने पे। अ, मतलब कि ऐसा होता था जैसे ये वतन की मोहब्बत के लिए बनाया गया। मैं पहले जानना चाहूँगा कि जवाद अहमद ने जब ये गाना गाया, ये कैसे मिला और जज्बात क्या थे? मैं बड़ा मुख्तसरन बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहूँगा ज़्यादा चीज़ें हम आज कवर करें। बिल्कुल। ये एक गाना था जो इंटरफ्लो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, हुँ, हुँ। और हमारे जो डायरेक्टर्स थे एहसन रहीम और आमना खान, हुँ, हुँ। उन दोनों ने मिल के इसका कॉन्सेप्ट बनाया था। हुँ, हुँ। कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था, हुँ, हुँ। मैंने गाना बनाया था दोस्ती के ऊपर। हुँ, हुँ। और वो इसलिए बनाया था क्योंकि पाकिस्तान टोबैको जो था उसका जो जो मेरा स्पॉन्सर था उस वक्त, हुँ, हुँ। उसकी जो टैग लाइन थी वो थी यही दोस्ती है। यही दोस्ती। और यारो वही दोस्ती है भी मेरा गाना था जुबिटर्स में, हुँ, वही हुँ। मैंने गाया बिल्कुल, हुआ था। बिल्कुल। तो वो उसका आप समझो सीक्वल था। ओके। जब वो बनाया तो इन्होंने फिर ये सोचा कि ये इस तरह का स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। हुँ, हुँ। उस स्टोरी बोर्ड के अंदर ये आर्मी का वो पूरा सिलसिला था। हुँ, हुँ। और फिर उन्होंने कहा कि आपने, मैं अमेरिका में था, उन्होंने कहा वापस आएँ और आके गा के चले जाएं। हुँ, हुँ। तो मैं आया कोई 8-9 घंटों के लिए सिर्फ, हुँ, हुँ। मतलब मेरा 5 दिन का ट्रिप था ये। ओके। मैं अमेरिका से वापस चला हुँ, हुँ। क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे शोज होते थे हुँ, हुँ। अमेरिका में। तो बाकी जो 4 दिन होते थे वो फ्री होते थे, ज़्यादातर वो फ्री ही होते थे बिल्कुल। क्योंकि उधर शोज ही वीकेंड पे होते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं संडे को शो करते ही रात को फ़्लाइट वहाँ से पकड़ी, मुख्तलिफ एयरलाइन से होता हुआ पाकिस्तान आया। हुँ, हुँ। और फिर मैंने यहाँ पे 8 घंटे का वो शूट किया, और कंपोज़िशन और सारा कुछ। सब कुछ। तो 8 घंटों में ही? ये जवाद बशीर भी गवाह हैं इसके और एहसन रहीम भी गवाह हैं इसके। ओके। और फिर मैंने ये 8 घंटे गुजार के दोबारा फ्लाइट पकड़ी, हुँ, हुँ। और फिर मुख्तलिफ एयरलाइंस की फ़्लाइट्स ली, क्योंकि एक एयरलाइन तो ऐसी थी नहीं ना जो मुझे वहीं पे पहुंचाती हुँ, जहाँ पे अगले दिन मेरा शो था, मतलब अगले हफ्ते। हुँ, हुँ। जिस हफ्ते, पिछले हफ्ते में जहाँ पे शो था वहाँ से मैं निकला था, और जो अगले हफ्ते जुम्मे को शो था उससे मैंने पहुँचना था। तो मैं शूटिंग करके वापस चला गया। हुँ, हुँ। जब वो गाना निकला तो वो तो कमाल ही हो गया फिर। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है और जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं जितने भी, जहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर जो देखते हैं, पुलिस भी आ जाती है उसमें, एजेंसीज भी आ जाती हैं, सब आ जाते हैं, ये उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जो है ना वो जगाता है। हुँ, हुँ। और मैं मान ही नहीं सकता कि किसी भी मुल्क के जो अदारे हैं उनको रिफॉर्म करना, हो सकता है कि ज़रूरी हो जाए कभी, बिल्कुल। लेकिन वो अदारे जो हैं आपके मुल्क के, वो आपके साथ ना हों तो आप इस मुल्क के अंदर कोई चेंज भी लेके आ सकें, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इस हाँ गाने का कितना मुआवज़ा लिया था आपने? यार, इस गाने का कोई मुआवजा नहीं था एक्चुअली, एक कॉन्ट्रैक्ट था। हुँ, हुँ। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था पाकिस्तान टोबैको के साथ। ओके। और पाकिस्तान टोबैको का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुझे एग्जैक्टली तो उसकी कीमत याद नहीं है, लेकिन वो जब टैक्स जो उसके अंदर होता है ना वो पूरा दे के आपको पैसे मिलते हैं, हुँ, तो हुँ। वो तो सारा टैक्स दिया हुआ था उन्होंने। अच्छा जवाद भाई, जैसे हम जब ये सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, आंखें नम हो जाती थी। हम्म। क्या गाते वक्त आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? यार बिल्कुल हुआ था। इस तरह हुआ था कि
मेरे ज़हन में आंखें तो नम नहीं हुई थी, लेकिन एक मोहब्बत और उदासी का एक समा था, कैफियत थी। क्योंकि जब आप मुल्क के लिए गाते हैं ना, तो आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे दरिया, सहरा, समंदर, दरख्त, जंगल, बेयाबान, फिर मैदान, शहर, गांव, सब आ सकते हैं, आते ही हैं, मेरे भी आए थे। लेकिन मेरे जहन में हमेशा से, चूंकि मैं एक सियासी आदमी था हमेशा से, तो मेरे जहन में लोग आए। और लोग पाकिस्तान के जिस तरह के हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, सड़कों पे बेचारे पैदल फिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, साइकिलों पे फिर रहे हैं। उस ज़माने में साइकिल बहुत होती थी, आजकल अब कम हो गई थोड़ी सी। तो मेरे जहन में वो आए। तो वो जब आते हैं तो जज्बात तो बंदे के उबलते हैं, और मुझे लोगों से बड़ा प्यार है, और पूरी इंसानों से, मुझे तमाम दुनिया में रहने वाले इंसानों से प्यार है। और मेरा दिल करता है कि बच्चा जो पैदा हो इस दुनिया में, जो भी बच्चा पैदा होते ही उसको वो सब कुछ मिले जो इस दुनिया में है, चाहे वो किसी का भी बच्चा है, उसको सब कुछ मिलना चाहिए, उसको महरूमी नहीं होनी चाहिए। वो खिलौना देखे तो ये ना सोचे कि मैं ये ले नहीं सकता। तो इसलिए मुझे इंसानों से प्यार है। सिर्फ जो वो लोग जो कि गुमराह करते हैं ना लोगों को, सिर्फ उनसे मुझे नापसंदीदा एक वाइब्स आती हैं, अदरवाइज मैं सबसे प्यार करता हूँ। जौहद भाई, इस गाने का जिक्र हो, मुझे लगता है देखने वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर कोई बोल ना सुनाया जाए उन्हें। तो क्या ये मुमकिन है कि हम उनकी नज़र बोल भी कर दें? ये बिल्कुल सुना देता हूँ यार। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। जौहद भाई, मैं फील कर रहा हूँ आपकी आंखें नम हो गई हैं या वाक़तन हो गई हैं? नहीं, वो हो जाता है शायद कोई ऐसा मामला, लेकिन मुझे लगता है कि जज्बाती करता है गाना। हाँ, आपका कैसा ताल्लुक है इसके साथ, बहुत ज़्यादा, खास तौर पे इस गाने के साथ? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ताल्लुक है। एक्चुअली एहतशाम, जब मैं ये गाना गाता हूँ ना, और ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से पहले कभी किसी ने ये किया है, मैंने इस गाने में इनकॉर्पोरेट किया था, ऐड किया था कौमी तराना हमारा। ये स्टार्ट ही कौमी तराने से होता है। मेरे से पहले किसी सिंगर ने किसी भी गाने से पहले कौमी तराना नहीं रखा था, तो मैंने उसको उधर से स्टार्ट किया था। तो जब मैं कॉन्सर्ट पे गाता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं तराना गाता हूँ इस गाने से पहले। तो जब इस गाने से पहले तराना गाता हूँ तो मैं सबको उठा देता हूँ, जितने भी लोग होते हैं। मैंने प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को उठाया हुआ है। एक दफ़ा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, उस्मान पीरज़ादा, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे साथ उनका बड़ा प्यार है। तो वो एक इसी तरह शो GHQ में कर रहे थे, उन्होंने बुलाया कि पहली दफ़ा मैंने GHQ में परफॉर्म किया, हालांकि मुझे गाना गाते हुए बड़ा अरसा हो गया हुआ था। और मुझे, ये कब की बात है? ये जब परवेज़ मुशर्रफ होते थे, प्रेसिडेंट भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। तो मैं तो सियासी नहीं था उस वक्त, मैं सियासत नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ म्यूज़िक कर रहा था उस वक्त, अपना नाम बना रहा था ताकि बाद में सियासत कर सकूं। तो मैं तो एक पॉलिटिकल अपना रखता था, मतलब उस वक्त के सियासत से मेरा मैं ताल्लुक़ नहीं, अपनी कोई बात नहीं बोलता था कि मुझे कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ अपना करियर बिल्ड कर रहा था। मैं मुतनाज़ा होना नहीं चाहता था, कॉन्ट्रोवर्शियल। तो जब उधर उन्होंने बुलाया तो उस्मान पीरज़ादा साहब जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तराना ना स्टार्ट में करो। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मैंने कहा ये तो तराना मैं करूँगा हर सूरत में। तो उन्होंने कहा यार अंदर प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग बैठे हैं। मैंने कहा ये तो अच्छा है, और भी अच्छा है कि तराना तो सबसे बड़ा होता है, और तराने पे तो सबको उठना चाहिए। ये तो मुल्क की बात करें और इंसानियत की बात भी है इसमें। तो मैंने बहरहाल जाके वहाँ पे तराना पहले गाया, ये सब खड़े हुए। और इसी तरह मैंने पार्लियामेंट में एक दफ़ा गाया था,
ओके वहाँ पे मैंने प्राइम मिनिस्टर को उठा दिया, शौकत अजीज थे उस ओके। ज़माने में। ये 2002-3 के दरमियान नहीं, ये हाँ मतलब इसी अरसे अरसे के अंदर। मुशर्रफ ही थे तब, हाँ। वैसे तो परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो 2000 नहीं, शौकत तरीन 2002-3 में हाँ ये हाँ हाँ वज़ीर हाँ, आज़म। वो उस ज़माने में होगा। बिल्कुल। और ये वाला जो है, ये वाला जो GHQ वाला, ये बाद में हुआ था। ओके वो तो रहे हैं ना, काफ़ी अरसा ही जी, रहे, बिल्कुल आपको पता ही 2008 है। तक। जी जी। तो ये जो है ना, मैं सबको उठाता हूँ इसमें, और जब वो सब मिलके गाते हैं ना, तो उससे जो फीलिंग आती है ना, वो आपको मैं बता नहीं सकता। आप सोचो कि पूरा हॉल जो है मेरे साथ खड़े होके तराना गा रहा है पाकिस्तान का, और मैं तराना जब गाता हूँ ना, तो मैं पूरा सुर में और नोट्स को टच करके गाता हूँ, और बड़ी ऊंची आवाज़ में गाता हूँ, तो जवाब उसका भी बड़ा मैंने मज़ा आता है। लाइव सुना हुआ है। अच्छा मैंने पहली मर्तबा आपको सुना था फैसलाबाद में अच्छा 2017 में, अच्छा, इकबाल स्टेडियम के अंदर। वाह, आपको याद है? हाँ हाँ, मेरा ख्याल है। आप इकबाल स्टेडियम आए थे, और बिल्कुल याद आ रहा है मुझे, मैं काफ़ी और बड़ा बहुत क्राउड था, बहुत बड़ा बहुत क्राउड बड़ा था, क्राउड और था, दरमियान हज़ारों में लोग थे। जी बिल्कुल, और सारा स्टेडियम भर मुझे चुका था, याद है, मुझे गेट याद बंद है। हो गए थे। हाँ 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 हाँ। और जब आप ये गा रहे थे तो मैंने लोगों को रोते हुए देखा था। ये अच्छा सवाल मैंने वैसे नहीं कर दिया, अच्छा मैंने अपनी आंखों से लोगों को रोते देखा, और मैं सुनता था कि मौसीकी जो होती है लोगों को वो हो जाता है, तारी हो जाता है, सख्ता तारी हो जाता है। जोड़ती भी है हाँ, लोगों को ये। जोड़ती, और लोग बाहर हो जाते, आपे से बाहर हो जाते। कुछ ऐसा हुआ था। खामोशी हो गई। कुछ औरतें थी जो आपको मेहंदी की वजह से जानती थी, वो अजीब एक गाना था उच्चियां मजाजा वाली, हाँ इस हाँ, पे लोगों ने बड़ा वो हुआ। तो भंगड़ा मैंने ये देखा था, डांस, भंगड़ा, हाँ जी। हाँ। तो ये वाकतन हुआ था। चलो जवाद बहुत भाई, शुक्रिया यार। हाँ इसके बाद मेहंदी, मैं ज़रूर पूछूंगा कि मेहंदी गाना कैसे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, इतना बड़ा गाना है मेहंदी, आज भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान, दुनिया भर में मेहंदी उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक ये गाना नहीं चलता। लेकिन आपने कभी मेहंदी में परफॉर्म नहीं किया, हाँ, ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? जब मैं जुपिटर्स में था ना, तो हम हर किस्म का शो करते थे। उस समय मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग बिल्कुल। यूनिवर्सिटी लाहौर में। हम्म, तो जब मैंने छोड़ दिया बैंड, तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं कोई भी प्राइवेट शो नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपने नाम से करियर करना था, जवाद अहमद के नाम से। हम्म, और मेरे ज़हन में सियासत थी, मैंने आखिरकार तो सियासत करनी थी, मुझे मशहूर भी इसीलिए होना था। तो मैंने वालिद साहब को कहा था कि आप डिग्री अब मैंने ले ली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो वो आप रख लें अब, और मुझे 1-2 साल दें ताकि मैं ये कर सकूं। तो मेरे पीछे पूरा एक बैकग्राउंड था जुपिटर्स का। मैंने 5.5 साल, पौने 6 साल गाया हुआ था उधर, बिल्कुल। और मैं थोड़ा बहुत मकामी लेवल पे मशहूर भी था, लेकिन टीवी पे हम नहीं आते थे इतना ज़्यादा। यारवीं दोस्ती हमारा एक गाना हिट ये था। पीटीवी पे, ये हाँ पीटीवी पे हाँ आया है? हाँ हाँ, हाँ जी पीटीवी जी। पे यारवीं दोस्ती है, और हमारा गाना था बड़ा, सारे गिद्दे विचों कुड़ी के हो जचदी, हमारा भंगड़ा था। और तीसरा जो है वो गाना था बाकी सब ठीक है, ये गाना भी था जो थोड़ा बहुत हिट था। लेकिन 98 में मैंने जब एल्बम बनाना शुरू किया, तो मैंने फिर अल्लाह मेरे दिल के अंदर किया। इस पे आप पर फतवा लग गया। फतवा नहीं लगा। हाँ, फतवा क्या, वो पार्लियामेंट ने कहा, मतलब उस जमाने में स्टैंडिंग कमेटी थी, हाँ, उन्होंने कहा जी ये क्या बात है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि ये तो जी देखें लड़के हैं, लंबे बाल हैं, जीन्स पहनी हुई है और शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट भी पहनी हुई है, और ये खुदा का नाम ले रहे हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, साथ गिटार बजा रहे हैं। अब ये कोई अजीब सी बात थी। तो हमें तो समझ नहीं आई, तो उन्होंने बैन कर दिया। तो मैंने फिर जाके बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी में अपना केस पुटअप किया। फिर मैंने वो उनको यकीन दिलाया कि ये तो भाई गाना है, और ये है ही मोहब्बत का गाना खुदा के अच्छा, साथ मैं और इंसानों गलत के ना हूँ साथ। तो ये इतना अहम गाना साबित हुआ एक बहुत बड़ी सिंगर के हवाले से, हाँ, कि वो जब मरने वाली थी तो आखिरी टाइम में ये गाना सुना करती थी। नहीं, वो ये नहीं था। अच्छा, आप नूरजहां साहिबा साहिबा की की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो सुनती थी बिन तेरे क्या जीना। बिन तेरे क्या जीना। हाँ। अच्छा, ये भी शायद किसी को ना पता हो कि नूरजहां आखिरी वक्त में आपका गाना सुना करती थी। ये देखें, ये तो मुझे उनकी जो थी ना बेटी, बहुत अच्छी खातून थी वो, ज़ेल हुमा साहबा, उन्होंने मुझे बताया था, और ये अहमद भट्ट को भी पता है, और बाकी लोगों को भी पता है। और वो मेरे गाने भी ना अपने कॉन्सर्ट पे गाया करती थी। 2 गाने मेरे गाती थी, एक तो आजा हूँ ढोलना, और एक और था। और वो मुझे कहती थी कि मैं ये गाने जो है ना आपके मुझे इतने पसंद है, मैं अपने कॉन्सर्ट पे गाती हूँ। तो ज़िल्लो साहबा ने मुझे बताया था कि मेरी जो मदर थी नूरजहां साहिबा, उस ज़माने में ना वो डेथ बेड पे थी जब ये गाना आ गया था। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, और लग रहा था कि वो जा रही हैं दुनिया से, और
मतलब आपको पता है किस तरह के उस ज़माने में लोग सोचते हैं, किस तरह उनके बारे में किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। तो ज़िले उमर साहबा कहती हैं कि एक दिन गाना चल रहा था रेडियो पे, FM पे, तो उन्होंने कहा यार ऐदी आवाज़ ऊँची कर दो। मैंने आवाज़ ऊँची की, कहती हैं, और ये उन्होंने टीवी पे बताया हुआ और ये रिकॉर्डेड है। हाँ, ये एक शो पे बताया था, मैं उनके साथ खड़ा होता तो बता रही थी। तो कहती हैं मैंने आवाज़ ऊँची की तो कहती हैं मुंडे दी आवाज़ जिहड़ी है ना मैनूं बड़ी चंगी लगदी है ते मेरा दिल करता है गाना सुन के कि मैं मरा ना। अरे क्योंकि उसमें था ना कि बिन तेरे गया जीना। तो हाँ, उनको देख सकते शायद, हैं हाँ, मेरे रोंगटे तो ये खड़े। उन्होंने मुझे बताया था। हाँ। जो तो ये बड़े गाने हैं, नूरजहां दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। मेरे साथ ना ये कोई खुशकिस्मती रही है, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा और अच्छा सिंगर नहीं हूँ, बहुत ट्रेंड भी नहीं हूँ, बस ठीक हूँ। आवाज़ मेरी थोड़ी सी शायद यूनिक है, या जो भी आप कह लो, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी है नहीं, मेरी। ये दिल को लगती है। हाँ, कुछ ऐसा होता है ना, खुदा ने ऐसी कोई आवाज़ दी हो तो जो सीधी जाके दिल को लगती है, जो आपको बेसाख्ता हैरान कर देती है, यार ये कहाँ से आवाज़ आई है। आवाज़ में वो हमने सुना भी मिकनातीसी ताकतें होती हैं। पता तो नहीं यार, बहुत वाक़ईतन शुक्रिया ऐसा। आपका। अच्छा, मेहदी हसन साहब जो थे ना, उनका एक प्रोग्राम था, उसमें सुहेल बड़ाइच साहब ने मुझे कहा कि आप आएँ और उनके साथ बैठें। तो उनका प्रोग्राम जो था ना, वो था एक दिन जियो के साथ। उस ज़माने में जियो और एयरवाई होते थे, ये मुझे अच्छी तरह याद है, और कोई चैनल भी आए नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। तो वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था, आपको पता है, पूरे एक जी, जी। लाइफ बाकायदा इनकम्पस करते थे, पूरी बंदे की ज़िंदगी पूरी। मेरा अपना भी उन्होंने किया था एक दिन जियो के साथ। मेहदी हसन साहब वाला जो प्रोग्राम था, उसमें मुझे उन्होंने बुलाया। अब मेहदी हसन साहब से मैंने सवाल किया, हम बैठे, हमने चाय भी पी। तो ये छोटी बात नहीं होती, वो मैं कोई भी किसी को भी बुलाया जा सकता था, उन्होंने मुझे बुलाया। एक दफ़ा वसीम अकरम ने एक प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने अनाउंस करना था मेरे बारे में। तो ये मुझे बड़ा मज़ेदार बात ही लगी, मैंने नहीं उनको कहा। उन्होंने कहा कि ये था एक प्रोग्राम था जीतते वसीम अकरम से, हम टीवी पे होता था। ओके। तो कहते हैं कि ये अब जो गाने आ रहे हैं, ये नहीं, अब जवाद साहब गाना गाएंगे, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर हैं। मैं नहीं था, बड़े सिंगर तो और लोग होते हैं यार, वो तो होते हैं मतलब उस्ताद सलामत अली ख़ान, उस्ताद अमानत अली ख़ान, रोशन आरा बेगम, तोफ़ैल नियाज़ी साहब, मेहदी हसन साहब, नूरजहां साहिबा, ये होते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका प्यार था, उन्होंने कह दिया। अच्छा, एक और मज़ेदार आपको बात बताऊँ, मुझे जब अवार्ड मिला ना पहला, PTV अवार्ड, जी, जी। तो उसमें रूना लैला साहबा जो थी ना, जी, जी। वो उसमें मुझे उन्होंने अवार्ड देना था। तो जब मेरा अनाउंस हुआ अवार्ड बेस्ट सिंगर का, तो मैं आया, मैंने अवार्ड उनसे लिया। रूना लैला साहबा ने, इसके गवाह बहुत सारे हैं, मतलब ताजदार आदिल साहब भी इसके गवाह हैं, इसके गवाह हमारे अतर वकार अजीम साहब भी हैं, ये सब लोग उधर थे, हैदर इमाम रिजवी साहब भी हैं, क्योंकि कराची में हुआ था ये PTV अवार्ड जो थे। ओके। तो और भी लोग हैं, ताहिर सर मीर भी हैं मेरे दोस्त, ताहिर सर मीर साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। ओके। मोहसिन जाफर साहब भी वहाँ पे थे बल्कि। तो उन्होंने कहा कि ये जो जवाद साहब हैं, मैं इनकी फ़ैन हूँ। मैं हैरान हो गया एकदम। और कहती हैं ये जो गाना है ना उच्चिया मजाजा वाली, ये मुझे पूरा आता है। अरे तो ये कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जो मुझे खुद भी अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि मैंने सियासत करनी थी ना, तो मेरा जो इमेज बिल्ड हो रहा था, मुझे अच्छा लगा कि यार चलो लोग प्यार कर रहे हैं तो लोगों के अंदर कोई कदर आएगी मेरी, तो मैं कुछ कर मेहंदी सकूंगा वाली बाद में। बात, आज तक क्या वैसे लोगों ने बुलाया है मेहंदी बहुत के लिए? दफ़ा यार, देखो मैंने पूरे 24-25 साल हो गए, अब तो 25 साल, सन 2000 में मैंने एल्बम निकाला था अपना। मैंने कभी आज तक कोई प्राइवेट शो नहीं किया, कोई शादी का शो नहीं किया, सालगिरह, वलीमा, मेहंदी, कुछ भी आज तक नहीं किया। और आपको पता है, ये आपको कोई भी बता सकता है, अब राहुल लक से लेके साहिर अली बग्गा आजकल हिट है, मेरा छोटे भाइयों की तरह है, इसी तरह और भी। साहिर अली बग्गा, क्या आपके पीछे ड्रम बजाया उन्होंने? कुछ यार ऐसा है? मेरे पीछे नहीं बजाया, मेरे साथ बजाया। वो तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है वो। उस ज़माने में वो सिंगिंग नहीं करता था, तो उसका दिल करता था मेरे साथ बजाने का, क्योंकि वो ड्रमर बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा ड्रमर है। तो इस तरह उसने किया मेरे साथ, बड़ा प्यार वाली बात थी।
और उसने और किसी के साथ कभी नहीं बजाया, ये बात है, ये आप उसे पूछ सकते हैं। सिर्फ आपके पीछे, उसने आपके साथ उसने पीछे नहीं मेरे घूमा। साथ बजाया, उसने कभी किसी के साथ नहीं बजाया, और उसने पैसों के लिए नहीं बजाया। वो तो इंडस्ट्री में काम करता था और सबसे ज़बरदस्त उसका रिदम मेकर था। तो उसका दिल करता था तो वो अपने वालिद साहब से कहता था कि मैंने शोज़ करने जाके, उस शोज़ करने का ना अपना एक वो होता है, आप शो इसलिए करते हैं, क्राउड देखता है, ऑडियंस देखती है आपको, आप ड्रम बजाते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, आप लोग आपके ड्रम के साथ थिरकते हैं। और जब ये बजाता था बग्गा तो लोगों को पता लगता था कि ड्रम बज रहा है, तो इसलिए वो बजाता था, शौक से बजाता था। तो ये अच्छी बात थी मेरे लिए भी। लेकिन मैं बता ही रहा था कि तो मैंने लाखों, ये सब आपको बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसे जो है ना वो शादी की शो पे मिलते हैं। और फिर 10 में से 7 या 8 शोज़ जो होते हैं ना, 10 शोज़ जो आपको आते हैं, 7 से 8 शोज़ आपकी शादी के होते हैं। तो आप सोचो कि मैंने सिर्फ 2 या 3 किए उन 10 में से, 100 में से मैंने सिर्फ 20-30 किए हैं, 70-80 छोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब है कि मैंने जितने पैसे कमाए हैं ना, मैं उससे 4 गुना ज़्यादा कमा सकता था या 3 गुना, मैंने नहीं कमाए। तो वो शायद मेरा ख्याल है कोई करोड़ों रुपए की रकम बनती है जो मैंने छोड़ी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सियासतदानों, बड़े बड़े अमीर लोगों, बड़े बड़े अदारों के लोगों, उनके घर के अंदर जाके ही नहीं गाना चाहता था। और अगर मैं गाना शुरू कर देता शादियों पे तो उधर भी जाना पड़ना था। बाद में उन्होंने कहना था कि यार ये सियासतदान बन रहा है, पहले हमारी घर की शादियों में आके गाता रहा है। तो मैंने सिर्फ इस ख्याल की वजह से कभी कोई शादी का शो नहीं किया। फिर अब हम दूसरे फेस की तरफ आते हैं। ये वो चेहरा था जो पूरी दुनिया में जितने भी बसने वाले पाकिस्तानी हैं या सिंगिंग को पसंद करते हैं वो ये सुनना चाहते थे। अब सियासत वाला चेहरा, अब मैं मानता हूँ कि इस वक्त आप कंट्रोवर्शियल तरीन ऐसी शख्सियत हैं जो कि कभी किसके खिलाफ कभी किसके खिलाफ हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के तो ये भी वो समझते हैं कि शायद ये अपने आप को मनवाने के लिए सब कुछ करते हैं, जिस पर चाहते हैं इल्ज़ाम लगा देते हैं, जिस पर चाहते हैं बात कर देते हैं कि चलो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं मीडिया में रहूं, झलकियों में आता रहूं। ऐसा भी है या वैसे गुस्सा निकालते हैं? नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं निकालता। मैं पार्टी बना रहा हूँ यार, और इस पार्टी को बनाने के लिए, ये आम लोगों की पार्टी है। पहली दफ़ा अवामी सतह पे एक मुल्क गिर पार्टी बन रही है जिसका नाम लोग जानना शुरू हो गए हैं। और ये आम लोगों की पार्टी है, मिडिल क्लास और मेहनत कशों की पार्टी है। मतलब मिडिल क्लास और गरीब मेहनत कश। मेहनत कश तो सारे होते हैं ना, आप भी मेहनत कश हो, मैं भी हूँ। मिडिल क्लास सारी मेहनत कश होती है। हमारी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं होती हैं, हमारी कोई बड़े बड़े खेत नहीं होते जिन पे हम बैठे होते हैं आराम से, लोग काम कर रहे होते हैं। हमने खुद काम करना है तो कमाना है, खुद काम करना है तो खाना है, घर वालों ने भी खाना है। चाहे आप थोड़े ज़्यादा पैसे कमाते हैं, थोड़े कम कमाते हो, आखिरकार आप मेहनत कश होते हैं। तो मैं तो अपने आप को मजदूर समझता हूँ। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे, मेरी वालदा भी प्रोफेसर थी, तो वो तालीम के मैदान में मजदूर थे। वो मजदूर थे, पढ़ाते थे, दिल से पढ़ाते थे, पैसे लेते थे, तनख्वाह लेते थे, वापस आते थे। मजदूर थे, वो भी पढ़े लिखे मजदूर थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो, ये जो सियासत है ना, ये बहुत बड़ा काम है। ये इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, जो कि मैंने दी है। अब तो मेरे मतलब पास घर का खर्चा चलाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे होते हैं, क्योंकि मैंने म्यूज़िक को छोड़ा हुआ है। मैंने ये भी सुना है कि आपने अपने अब्बा जी से भी पैसे लेना शुरू कर दिए थे। वो देखो, मैं तो समझता था कि आप करोड़ों नहीं बल्कि अरबोंपति होंगे, आपके पास इतने पैसे होंगे, जो आपके पीछे वाले कमरे होंगे वो पैसों से बड़े होंगे, इतने पैसे आपने कमा लिए होंगे। यार मैंने काम इस तरह की किए ना, मैंने पहले तालीम पे काम किया, स्कूल्स बनाए, फिर मैंने हेल्थ पे काम किया, फिर मैंने जल्जिलों में काम किया, सैलाबों में किया, ये सारे काम। उसके बाद फिर जब पार्टी बनाई तो उससे पहले कुछ तंजीमें भी बनाई। एक तंजीम बनाई राइज फॉर इक्वालिटी, एक तंजीम बनाई जो कि सेमी पोलिटिकल थी, उसको हम रजिस्टर नहीं करवा सके क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी रजिस्ट्रेशन होती नहीं है कि आपको तंजीम सियासी बना सकें। आप सिर्फ पार्टी बना सकते हैं, या ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, या बिजनेस एंटिटी बना सकते हैं, या एनजीओ बना सकते हैं, और आप नहीं बना सकते। तो वो भी क्या, हमने इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, आलमी नौजवान और मेहनत कश तहरीक, ये भी हमने बनाई। पैसे बहुत लग गए ना उसमें सारों में। अब या तो खुद पैसे बंदा फार्म हाउस ख़रीद ले, मैंने नहीं ख़रीदा आज तक। एक अब्बा के घर में, वालिद साहब के घर में रहता हूँ। ये जो अभी आपका घर है ये आपका अपना ज़ाती नहीं, मेरा नहीं है, मेरे वालिद साहब का है। आपके नाम पे कोई प्लॉट, कोई जगह है? एक प्लॉट है जिस पे मेरी बेगम साहबा काम करती हैं, उसके वो उनका कोई अपना काम है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो अभी भी मेरे भाई मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। और फाइनेंशियल? हाँ, मतलब वो, मतलब खर्चा वगैरह देते हैं? यार देखो, मेरे वालिद साहब जो थे ना, उनको पता था कि ये बंदा जो है ये
बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है आम आदमी के हिसाब से, तो ये कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं थी किसी को, मैं खुद ही सारा घर चलाता था। जब मैंने म्यूज़िक कम होना शुरू हुआ और फिर मैंने ख़त्म ही कर दिया तकरीबन, तो अब मैं सिर्फ म्यूज़िक करता हूँ गाने बना के सुनाने के लिए, सिर्फ शोज़ पे जाने का मेरा अब दिल नहीं करता इतना, कॉन्सर्ट्स नहीं करना चाहता मैं ज़्यादा। तो वो जो स्टेज पे खड़े होके गाना थोड़ा सा अब मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार बस बड़ी होगी। तो वालिद साहब ने कहा, इसीलिए उन्होंने कहा यार मुझे लग रहा है कि तुम ना शोज़ पे जाते हो ना तुम्हारी कमाई यही है, तो क्या मसला है? मैंने कहा जी ज़ाहिर बात है खर्चे में हाथ तंग होता है। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन थोड़ा, ज़्यादातर फिर मेरा ही था। भाई भी मेरे मुझे कर देते हैं, और थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो मेरे बैंक में पड़े हुए हैं वहाँ से आ जाते हैं कुछ पैसे, और कुछ इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट की दवा कर देता हूँ तो उसमें से आ जाते हैं। तो मेरे घर का खर्चा सिर्फ चलता रहता है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है। ऑफर्स तो बहुत आती हैं आपको। शायद मैं गलत ना हूँ तो मुझे पता चला कि आपको हाल ही में एक प्रोग्राम होस्ट करने की ऑफ़र मिली, और तकरीबन 1 या 2 मिलियन माहाना पैसे थे, लेकिन को होस्ट पे आपको थोड़ा सा तशवीश का आपने इजहार किया, कुछ ऐसा है? यार को होस्ट का मामला नहीं होता, मैं तो तमाम ख़वातीन हज़रात की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बल्कि मैं उन ख़वातीन की तो बहुत ज़्यादा करता हूँ जो इस मुल्क के अंदर बड़ा बोल्डली काम करती हैं और कई दफ़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर उन औरतों की वजह से बाकी औरतों को भी हिम्मत मिलती है कि वो बाहर आके कुछ कर सकें। अगर उस लेवल पे नहीं कर सकती तो किसी और लेवल पे कर सकें। इस मुल्क में तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, मतलब तालीम और नौकरी, ये जिन औरतों ने, जब औरतों ने स्टार्ट किया है तो वो उन औरतों की वजह से किया है जिन्होंने अपने आप को पहले मनवाया है और लोगों की बातें सुनी है, चाहे वो काम कर रही थी, चाहे वो फिल्म में थी, चाहे वो म्यूज़िक में थी, चाहे वो दफ्तरों में काम कर रही थी, चाहे वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही थी उस ज़माने में जब और लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजा जाता था। तो इन सब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। होता ये है कि जब कोई ऐसा मर्द या औरत जिसके बारे में लोग इस तरह सोचते नहीं हैं अभी प्रोग्रेसिवली, और वो सोचते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, तो अब मैं उनके साथ इसलिए नहीं बैठता या खड़ा होता क्योंकि मैं सियासत कर रहा हूँ, और सियासत में आपको रुझानात देखने पड़ते हैं लोगों के। आखिरकार अगर आप लोग आपको पसंद ही ना करें कि यार ये तो पता नहीं किसके साथ बैठा होता है, तो मेरे लिए इशू हो जाता है। तो पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते यार। एहतशाम, देखो आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा, पैसे बेशक कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। और अगर आपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा कभी काम करना है, और आप करो ज़रूर, आपके अंदर भी पोटेंशियल है, आप मिडिल क्लास से हो, आपके अंदर वो भी है कि आपको पता है इस मुल्क में मसले क्या हैं, तो आप भी कभी ना कभी सियासत ज़रूर करना, आपके थ्रू बहुत सी चीज़ें लोगों को मिल जाएंगी। तो जब आप सियासत करोगे ना, तो जो इमेज आपने बनाया होगा ना वही कैरी कर रहा होगा उस वक्त तक। आप हर वक्त समझो कि जो आप वक्त गुजार रहे हो ना, जो लम्हा गुजार रहे हो, ये ऐड हो रहा है उस इमेज में जो आखिरकार आपका बन रहा है। ये बैलेंस शीट है आपकी जो रोज़ आप बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने वो नहीं किया है। 2 मिलियन की ऑफर थी, ऐसा ही था? हाँ ऐसा है। मैं रिवील नहीं करूंगा जो भी है। ठीक है। अच्छा जवाब भी बराबरी पार्टी, हमने ये थोड़ा सा सवाल शायद सख्त हो, लेकिन हमने सिर्फ बराबरी पार्टी को रिक्शों की बैक साइड पे देखा है। बहुत लोग से ये सवाल भी करते होंगे सिर्फ ये जनाब बराबरी पार्टी रिक्शों की बैक तक ही महदूद है, अब तो वो रिक्शे की बैक साइड पे भी नजर नहीं आ रही हमें। अभी कहाँ स्टैंड करती है बराबरी पार्टी? यार अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। अभी भी तो मैं आपके पास आया हुआ हूँ ना। कितने यूजर्स हैं आपके? यार यूजर्स तो मेरे रोज़ ये इतने हटाते हैं पीटीआई वाले कि आप ये समझो कि मेरा जो ट्विटर अकाउंट है ना, वो मैं रोज़ बढ़ते हैं, रोज़ गिर जाते हैं, रोज़ बढ़ते हैं, क्योंकि ये मेरे खिलाफ कैंपेन करते हैं। तो ये 1.5 लाख के करीब है। लेकिन आप ये सोचो ट्विटर पे मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उसके अलावा 5 लाख के करीब उस पर हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, 5.5 लाख के करीब हैं। फेसबुक पे इसी तरह, यूट्यूब पे हैं काफ़ी सारे। लेकिन ट्विटर रिपोर्ट वगैरह तो नहीं होता? सारा वक्त रिपोर्ट करते हैं ये लोग। ये जिब्रान इलियास एक लड़का है जो कि सोशल मीडिया हेड है, जाहिल बेवकूफ़ आदमी है, नादान है, बल्कि इमरान के पीछे लगा हुआ है। इसी तरह ये इधर शहबाज गिल, इस तरह के लोग, फिर बुशरा बीबी खुद, बुशरा बीबी जो हैं ये मेरे ख़िलाफ़ पूरा इन्होंने महाज बनाया हुआ था कि किसी तरीके से इस आदमी का ना वो जाए, सोशल मीडिया बड़ा ना हो जाए, रीच ना बढ़ जाए, क्योंकि इमरान खान को अगर कोई बंदा इस मुल्क के अंदर तंग कर सकता है ना, उनको पता है अच्छी तरह पीटीआई को, तो मैं हूँ। अगर मेरी रीच रोज़ जा रही है लाखों में, फर्ज करो। मुझे कभी कभी मैंने लास्ट टाइम ये स्टेटमेंट सुनी कि जो इमरान खान को कोई ख़त्म कर सकता है तो वो मैं हूँ।
अभी आपने हाल ही में कहा था, मेरे ही प्रोग्राम में आपने कहा कि मैं आखिरी चांस हूँ इस मुल्क के लिए, और वो बहुत वायरल हुआ क्लिप, ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ नहीं ख़त्म कर सका इमरान खान को, जरदारी ख़त्म नहीं कर सका, जिसे कहते हैं कि सियासत शुरू ही जरदारी से होती है और ख़त्म भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं ख़त्म कर सकी, एजेंसीज नहीं ख़त्म कर सकी। आपके पास क्या ऐसा है कि आप खान साहब को ख़त्म कर देंगे? यार ख़त्म नहीं मैं उसको कर सकता। हाँ, उसका मतलब ये है कि मेरी पार्टी इसकी पार्टी का को पछाड़ देगी, उसका मतलब यही होता है ख़त्म। तो देखो नवाज शरीफ को भी इमरान खान भी नहीं कर सका, वो तो फिर आसिफ जरदारी को भी इमरान खान नहीं कर सका, मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं कर सका। एग्जिस्ट तो सारे ही करते हैं ना। लेकिन अभी ये सारे मिल गए फिर भी खान साहब को तो नहीं ख़त्म कर पा नहीं रहे। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में लेकिन तो कोई है फर्क तो वो नहीं आ सही रहा ना, हुकूमत में तो मौजूद है ना। मेरा मतलब सिर्फ ये है नहीं, वो कि पार्टी तो आप रहती बताएंगे है। वो ठीक इस वक्त वो इनकी हुकूमत है, वो सही हुकूमत है? वो हुकूमत इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके अपने मालिकों की एक मुलाजिम के तौर पे बाद में उनकी नमक हरामी की है। इसलिए ये लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो 1956 से 1956 से पाकिस्तान को यही चला रहे हैं। अब मामला ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को आप ज़ोर ज़बरदस्ती से, जबकि ख़ास तौर पे आपने उनके बूट भी पॉलिश किए हों, मैं तो बूट पॉलिश नहीं करता किसी के, मैं तो हुब्बुल वतनी और इज़्ज़त का ताल्लुक़ रखता हूँ तमाम अदारों से। लेकिन क्या ऐसा हुआ था कि आपके घर कुछ लोग आए इस्टेब्लिशमेंट के और उन्होंने कहा है कि इमरान खान एक्सपेरिमेंट जो था वो हमारा फेल हो गया, जी हम आपको कंसीडर कर रहे हैं, जी आप हमें बताएं, बिल्कुल कहा था। हम जलसे करवाएंगे, लोग हम भेजेंगे, नारे भी लगाएंगे, आपने सब स्पीच करनी है? नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा था कि हम जलसे पे लोग भेजेंगे, और ना ही उन्होंने कहा था सिर्फ स्पीच करनी है। उन्होंने कहा था हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसमें सारा कुछ ही आ जाता है। सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? देखो, फ़र्ज़ करो मैं एक ट्वीट करता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं एक फेसबुक पोस्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं यूट्यूब पे कुछ करता हूँ, तो जितना इमरान का सोशल मीडिया है ना स्ट्रॉन्ग और बड़ा बहुत ही, मैं समझता हूँ कि गंदा किस्म का, मुनाफिक किस्म का, फेक न्यूज़ बनाने वाला, झूठ बोलने वाला, मुनाफकत करने वाला सोशल मीडिया है इमरान का। तो अगर उसके बाद किसी के पास ये पावर है लोगों को प्रमोट करने की, फिर ख़ास तौर पे टेलीविज़न, आप टेलीविज़न पे जब बैठे होते हैं ना, हर चैनल पे, हर स्क्रीन पे, हर प्रोग्राम में बड़े बड़े एंकर्स के साथ, तो आप खुद ब खुद ही बहुत बड़े सियासतदान बन अच्छा, मैं जाते हैं। वापस आना तो चाहता हूँ, ये सारा वो ही कर सकते जब वो थे। आपके घर आए, हाँ, आपके ड्राइंग रूम में आए, तो फिर क्या हुआ, क्या क्या बात हुई? यही बात हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम आप, अब इमरान खान तकरीबन ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये इसकी ये हकतें बात ऐसी कब हैं। की है? ये है मेरा ख्याल है 2019-20 की बात है। बाजवा थे तब? उस वक्त अभी कोविड नहीं आया था, ओके, ये मुझे अच्छी तरह याद है। बाजवा थे, हाँ, जनरल बाजवा थे और जनरल फैज़ भी थे। ठीक है। लेकिन ये अब दोनों से आपकी कभी मुलाकात या बातचीत हुई है? यार मेरा ख्याल है इन्होंने ज़रूर मुझे मिले होंगे, देखा होगा, क्योंकि मैं 25 साल से म्यूज़िक कर रहा हूँ और मैंने आर्मी के बहुत शोज़ किए हैं, और ये डेफिनेटली उन्होंने कभी ना कभी मुझे सुना भी होगा। और उस वक्त ये होंगे मेजर होंगे, कर्नल होंगे, ब्रिगेडियर होंगे, तो ये मेरे से बड़े हैं थोड़े से दोनों, ऑफ कोर्स, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हैं। तो मेरे करियर के अंदर ये साथ मेरे डेफिनेटली चले होंगे, मतलब इनकी उम्रें मेरे से थोड़ी सी बड़ी हैं। तो जब ये कुछ बन रहे थे उस वक्त मैं मौजूद था स्क्रीन के ऊपर, तो इन्होंने ज़रूर मुझे देखा होगा, लेकिन मेरी मुलाकात मुझे याद नहीं पड़ता। जब ये जनरल्स बने हैं उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा खान साहब जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वो हमारा गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि क्योंकि फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, हर चीज़ ही ख़राब हो रही है। अभी से हमें चल रहा है पता, और सी पैक और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, इंडिया के साथ ताल्लुकात, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताल्लुकात, तो हम आपको भी समझते हैं कि आप एक अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, हम आपको भी चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें। मैंने उनसे कहा कि देखें, मैं ही समझता हूँ कि मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ शायद ही कोई करता होगा। मेरा तो गाना इस बात का सबूत है। आर्म फोर्सेस के साथ भी और तमाम पुलिस के साथ भी, हर एक के साथ मेरा प्यार है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपका सियासत में रोल होना चाहिए। तो इसलिए प्रिंसिपली चूँकि मैं ये समझता हूँ, तो इसलिए मैं तो कभी आपके पास सपोर्ट के लिए नहीं आऊँगा। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, खुद ही करना चाहते हैं आप करें, वो तो कोई भी कर सकता है। इस बात से वो बड़ा हंसे। उन्होंने फिर कहा कि देखें जवाद भाई, हम समझते हैं कि आप एक मोहब्बल वतन आदमी है, आपकी कोई फाइल नहीं है। अरे हमारे पास तो आपकी कोई फाइल नहीं है, और है भी नहीं ना। एहतशाम मेरी क्या फाइल होगी? और मिडिल क्लास का आदमी हूँ, एक कनाल के घर में रहता हूँ जिसमें हम 4 बहन भाई जो थे वो रहते थे, वालिद साहब के साथ रहते थे। तो एक इस तरह की फैमिली क्या, कौन सी फाइल होगी? क्या मैंने इस मुल्क में किया है?
तो मेरा तो, मैं वैसे भी एक तरक्की पसंद रोशन ख्याल आदमी हूँ, तो मेरा तो ये स्कैंडल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक तो है नहीं, और अगर फ़र्ज़ करो निकल भी आए कोई, तो मैं कहूँगा हाँ यार ये यार पर्सनल मामला है, मैं कौन सा मज़हब फरोशी करता हूँ। मैं तो मज़हब फरोशी नहीं करता, मैं तो समझता हूँ मज़हब आपका अपना अपना मामला है और खुदा को आपने जवाब देना है, तो इसलिए वो तो मेरा ज़ाती मामला है। लेकिन देखो, उन्होंने कहा मोबिल वतन आदमी है आप, और आप, हमें पता है कि आप आम लोगों की एक पार्टी बनाना चाहते हैं, तो लेकिन हम जब छोड़ देंगे ना जॉब, जी जी, तो हम आपको ज्वाइन करेंगे। वो जो आए थे ऑफर देने के लिए। जी, उन्होंने यही कहा था। ओके, तो आजकल वो राब्ते में है? नहीं, राब्ते में नहीं है। उसके बाद कोई राब्ता नहीं रहा? नंबर्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं ना राब्ता नहीं करता ना वो करते हैं। ऑफ कोर्स जब आपका वो मामला ऐसा नहीं बनता। लेकिन देखें, एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है एहतशाम, अभी भी इमरान खान जो ना, ये फ़ौज से जो बार बार कहता है मैंने बात करनी है, मैंने बात करनी है, ये चाहता क्या है एक्चुअली? ये दोबारा बूट पॉलिश करना चाहता है। देखो, या तो आप फ़ौज के साथ खड़े होते हैं या फ़ौज आपके साथ खड़ी होती है, दोनों में से एक का होता है ना। पहले तो अपने सबको पता है कि ये फ़ौज के साथ खड़ा था, इसने कहा कि सुपर किंग था जो सारा कुछ करता था, और मेरे तो हाथ में कुछ नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये फ़ौज के साथ खड़ा हुआ था। जवाब भी हमारा तासुर था कि शुरू से ही आपने दोस्ती गाना गा के एस्टेब्लिशमेंट ने आपको लॉन्च कर दिया। नहीं और फिर आपकी ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद जब सही वक्त आया किसी बंदे को गिराने के लिए, तब आपको लॉन्च कर दिया। मुझे कोई लॉन्च नहीं कर सकता यार, ना मुझे एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च कर सकती है, ना मुझे इस मुल्क के अमीर लोग जो है कुछ कह सकते हैं या मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, क्योंकि मैं लालची आदमी नहीं हूँ, ज़मीन पे सोने वाला आदमी हूँ, और मुझे ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बिकने वाला आदमी ही नहीं हूँ। देखो, एक दो मैं जब छोटा था तो मैं लोगों को कहता था कि बादशाह जो होता है ना, मुझे समझ आ गई थी एक बात, मैंने कहा बादशाह वो होता है, बादशाह वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि सब कुछ तो सिर्फ खुदा के पास होता है। बादशाह के पास भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो किसी और बादशाह के पास होती होंगी, और उसके पास जो होती होंगी वो इसके पास नहीं होती होंगी, ऐसा ही है ना। लेकिन इंसान वो डेफिनेटली बादशाह होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए होता, वो बादशाह है। तो देखो, मुझे तो मामला ही कोई नहीं है, ना मैंने ओहदा लेना है कोई, ना मैंने पैसे कमाने हैं, ना मैंने जदादे बनानी, ना मैंने बड़े बड़े घर बनाने हैं इन सब की तरह, अच्छा, ना ही मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरना है। मेरा एक डाला है आजकल, वो तो बड़ा सिंपल सा डाला, मिडिल क्लास ख़रीद सकती है, थोड़े से पैसे भी आ जाएँ तो। और फिर ना ही मुझे इलेक्शन लड़ना है, और ना ही मुझे वज़ीर आज़म बनना है, ना ही मुझे कोई ताकत की ज़रूरत है। मैं इस मुल्क के आम लोगों को पावर करना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ, मुझे किस चीज़ पे किसी ने पैसे देने हैं या मुझे ख़रीदना है? और मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है जो मुझे चाहिए, तो फिर ये कैसे मुझे ख़रीदेंगे? और घर का खर्चा मेरा जो है वो मैं चला लेता हूँ, अब क्या करेंगे ये? अच्छा जवाद भाई, आपने कहा खान साहब जो है वो बदतमीज़ी की तरफ लेके आ रहे हैं लोगों को, उन्होंने पाकिस्तानियों को बदतमीज़ी की तरफ, गालम गलोच की तरफ। बदतमीज़ी तो और चीज़ है, चलें गालम गलोच की तरफ। लेकिन मैंने आपकी ट्वीट्स देखी जिसमें आपने कहा कि बेगैरत, जिसमें आपने कहा फ्राडिया, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, घटिया, और इस तरह के मुख्तलिफ इल्काबात दिए। क्या ये वो चीज़ें नहीं हैं जो कि पहले ही हमारे जो नौजवान हैं वो गाली गलोच की तरफ आए हैं, इस तरह की बातें सुन के वो जाएंगे गाली गलोच की तरफ? नहीं, गालम गलोच पता क्या होती है, मैं आज एक वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये आप ज़रूर लोगों तक पहुँचाओ। गालम गलोच ये होती है कि आप कोई जिनसी फहोश अल्फाज, आप किसी की माँ बहन, आपके घर वालों के बारे में गंदे वाहियात बेहुदा गुफ्तगू करो। एक तो ये गालियाँ होती हैं जो कि आप नहीं होते और लोग आपको कह रहे होते हैं। बस आप किसी को कुछ कहते हो तो वो नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हो। मिसाल के तौर पे कोई कहता है तू गधा है, ये भी गाली है, क्योंकि वो गधा है नहीं ना, वो तो इंसान है। अच्छा, इसी तरह किसी को जानवर के नाम से पुकारना, ये भी गाली होती है। अच्छा, किसी के पेशे, शक्ल, हुलिया, उसके ज़ात पात, इस पे बात करना, उसको तज़लील करना, ये भी गाली होती है। ये सब गालियाँ हैं। बगैरत, फ्रॉडिया, नहीं, मैं बताता हूँ। इसी तरह किसी जेंडर के वाले से बात करना कि तू तो ये है, मतलब हमारे ट्रांसजेंडर भी हैं, किसी को कहना कि तू तो वो है, ये भी गाली है। क्योंकि ये आप क्या है भाई, वो तो है ना, वो तो इंसान, ट्रांसजेंडर भी इंसान है। आप उसको क्या समझ रहे हैं कि उसको किसी को बुरा कहने के लिए उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि यार तू तो हिजड़ा लगता है। और भाई हिजड़ा जो है वो एक इंसान है, ये कोई गाली नहीं है, लेकिन तो आपने इसको गाली बनाया हुआ है। तो ये सब गालियाँ हैं। अब हम आते हैं इन अल्फाज पे जो सख्त अल्फाज होते हैं। सख्त अल्फाज होते हैं जो सिफात होती हैं, ये गाली नहीं होती। हाँ, एक लफ्ज़ ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है, वो बेगैरत है।
लेकिन मैंने आज आपको मैं बात बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, मैंने आज तक कोई भी लफ्ज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जो इमरान खान ने पहले ख़ुद ना बोला हो। बेगैरत भी उसका लफ्ज़ है, घटिया भी उसका लफ्ज़ है, बदतमीज़, बदलिहाज, फ्रॉडिया, मुनाफिक, फ्रॉडिया, ये सब इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं, सब। और ये मैं जान के इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, भी इसने रिसेंटली कुछ कहा था, मैंने, हाँ, इसने कहा था ओए नवाज शरीफ। तो इसके कुछ ऐसे चेले हैं जो मुझे गालियाँ पढ़वा रहे होते हैं, अभी आपने तो मैं उनको कह रहा होता हूँ ओए बाज आ जा, शबाज गिल। तो ये इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इन्हीं के खिलाफ करता हूँ और किसी के खिलाफ नहीं करता, क्योंकि मुझे आज तक सिवाय पीटीआई के किसी ने गालम गलोच नहीं पढ़वाई। पढ़वाएंगे तो अगर मुझे लगेगा कि ये जान के किया जा रहा है तो मैं उनको भी जवाब दूंगा, क्योंकि उसकी वजह है, जब आप सियासत करते हैं ना और आपका एक मुल्क में इमेज हो, आपको लोग करोड़ों की तादाद में जानते हो और आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो अपने सियासी नज़रिए के साथ, तो ये आपके लिए रुकावट बन जाती है जब आपको गालियाँ पड़ती हैं और लोग आगे नीचे आके कमेंट्स कर रहे हैं। कोई शरीफ आदमी आके देखता है, वो कहता है वही तो उसको तो बड़ी गालियाँ पड़ रही हैं, तो आपकी सियासी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो जाती है। अच्छा, कभी तो कभार वो मैं नहीं करवा सकता, वो फिर मुझे कई दफ़ा जवाब देना पड़ता है, तो वो मैं देता हूँ फिर। अच्छा, कभी कभार मैंने ऐसी ट्वीट्स भी देखी, एक मिसाल है कि पाकिस्तान मैच हार गई, ठीक है, पाकिस्तान मैच हार गया और जनाब आपने ट्वीट क्या की है कि पाकिस्तान मैच हार गया, इमरान खान शर्म करो। तो ये क्या था? इसलिए मैच पाकिस्तान हारा, इमरान खान क्यों शर्म करे? मैं बताता हूँ आपको, इसलिए क्योंकि पीटीआई वाले ये हैं फेक न्यूज़ के मास्टर, झूठ घड़ने के बयानिए बनाते हैं। ये इमरान खान के खिलाफ में ज़्यादा क्यों हूँ? देखो, ये सारी पार्टियां पैसे बनाती हैं, ओहदों के चक्कर में होती हैं, सब ये सब करते हैं, सब करते हैं, मेरे अलावा सब करते हैं। और करप्शन भी माशाल्लाह, सारे करप्ट लोग इनके दोस्त भी हैं, इमरान खान समेत, उसमें मैं भी आता हूँ। ठीक है, आपने मुख्तलिफ इल्काबात दे दिए, आपने घटिया वगैरह सब कुछ कह दिया, हाँ। लेकिन पाकिस्तान मैच हार है, लोग परेशान हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान मैच हार गया, इमरान खान शर्म करो। इमरान खान क्यों शर्म करे? मैच तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है। इसलिए कि पीटीआई जो है ना, ये फेक न्यूज़ बनाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये बयानिए बनाते हैं। इमरान खान को मैं ज़्यादा क्यों हेट करता हूँ? इसलिए क्योंकि सारे जितने भी हुक्मरान हैं ना, इस मुल्क के हुक्मरान तबका, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, ये सारे पैसे बनाते हैं, ओहदे बनाते हैं, ये सब लोग पीछे भागते हैं ताकत के, इक़्तिदार के, लेकिन ये बयानिए नहीं बनाते। ये सारा सोशल मीडिया अपना नहीं एक्टिव करते। ये आदमी इस काम पे लगा हुआ है और ये झूठे बयानी बनाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग गुमराह होते हैं और हमारी जैसी पार्टी जो सच पे खड़ी होती है उसके लिए रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। ये इमरान खान स्पेशली, लोगों को लगता है कि ये शायद इस मुल्क को बदलना चाहते हैं, और बदलना तो भाई आम लोग चाहते हैं। आम लोगों की पार्टी बदलेगी ना इस मुल्क को। जिनसे आपने कब्जा वापस लेना है वो तो वही हैं जो इमरान खान के भी दोस्त हैं और बाकी सब के भी दोस्त हैं। तो जब ये बनाते हैं ना बयानिए, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं वो देखें जी पाकिस्तान मैच हार गया, ये सारा जो है ये मोहसिन नकवी की वजह से हुआ। फिर ये कहते हैं वो देखें जी पाकिस्तान मैच हार गया, ये नजम सेठी की वजह से हुआ है। आपने देखा होगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो एक तरह से गलत क्या है वैसे? नहीं, एक सेकंड, एक तरह से मैंने भी गलत इसलिए नहीं है, इसलिए है या नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली जब जीते थे उस समय मोहसिन नकवी थे और नजम सेठी के अंडर तो बहुत ज़्यादा जीते हैं, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा जीते हैं आप। मसला ये है, और हारे भी हैं। जब हारते हैं तो ये उनके खिलाफ बात करते हैं। तो मैंने एक तरह से तो आधा तो मैंने मजाक किया लेकिन आधा सीरियस भी था। वो ये था कि इमरान खान उस वक्त इतनी ज़्यादा इंतशार और फसाद की फ़िज़ा कायम कर रहा था पाकिस्तान के अंदर कि सब डिमोरलाइज हो गए थे, इकॉनमी नीचे जा रही थी। आप देखो ना, 56 जलसे इसने किए। किस बात पे? अमरीकी साजिश। ये झूठा बयानिया था। अभी आजकल अमरीकियों के पाँव में पड़ा हुआ है ये। अगर अमरीकी साजिश होती तो अमेरिका के पाँव में क्यों पड़ा होता है इस वक्त? ये शहबाज गिल वगैरह सारा दिन क्या करते हैं? ये सब लोग, वो सजाद बरकी क्या करता है जो वहाँ पे इनका हेड है पीटीआई का अमेरिका में, या वो जो एक आतिफ खान है वो क्या करता है? ये सब लोग अमेरिका के पाँव पड़े हुए हैं। ये इन्होंने झूठा बयानिया बनाया था, इनको उतारा गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, इन्होंने बना लिया अमेरिका। और फिर आपको याद है इन्होंने, बुशरा बीबी ने कहा था खुदार इनको डिक्लेयर कर दो। फिर वो आपको याद होगा शौकत तरीन और झगड़ा ने क्या कहा था कि IMF को कहो कि इनको पैसे ना दे। और इन सब ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए उस वक्त, ताकि हम आ जाएं वापस। तो ये तो बाकायदा मुल्क दुश्मन रखते हैं। तो मुझे लग रहा था कि डीमोरलाइज होती है जब कोई चीज़, तो ये सियासत हर जगह आती है, और पाकिस्तानी टीमें भी सियासत शुरू हो गई थी। तो मैंने इनडायरेक्टली एक तो मजाक भी कर दिया, और मैं वाकई भी समझता था कि जब
सियासी माहौल बिल्कुल ख़राब हो जाए आपके मुल्क का, तो वो स्पोर्ट्स पे भी इफ़ेक्ट करता है, मौसीकी भी करता है, आपके ड्रामा, आपके फिल्म, हर शोबे में वो इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए मैंने वो बोल दिया था। अच्छा जवाद भाई, आपसे मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि सियासत में मज़हब का नाम नहीं लेना चाहिए, जी मज़हब दूर होना चाहिए सियासत से। जी। तो ये जो इद्दत केस था खान साहब पे, हम्म। ये तो टोटली मज़हब पे बेस करता था। आपके नज़दीक ये केस होना चाहिए था खान साहब पे? यार देखो, ये मेरा इस बारे में ना बिल्कुल एक डिफरेंट वो है, टेक है। मैं हूँ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है, ये उसका पर्सनल मामला है। लेकिन जो पार्टी और जो लोग, पार्टी के लोग, जैसे इमरान खान है, ये नंगे पाँव चल के दिखा रहा है मदीना में, मज़ारों में जाके सजदे कर रहा है, अंगूठियाँ पहन रहा है और तस्बीह पकड़ के बैठा हुआ है, और फिर हर वक्त कह रहा है कि खुदा ने मुझे तैयार किया इसके लिए। कभी कह रहा है कि वो जो है मेरा ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं ही ये कर सकता हूँ, और फिर बुशरा बीबी बुर्का पहनती है, उसका एक ख़ास वो रूहानी, इमरान कहता है कि बुशरा बीबी बड़ी रूहानी है। ये सारा देखो, ये है सारी मज़हब फरोशी बेसिकली। अच्छा, ये जब ये लोग ये करते हैं ना, मुल्क बना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, तो उस पे हो जाए तो कोई गलत बात तो नहीं है? मैं वही अगर कोई लीडर कर रहा है इस्लाम की बातें, अगर जमात इस्लामी कर रही है या जमीयत उलमा इस्लाम करी है या तरीके लब्बैक करी है या हाफिज सईद की जमात करी है, तो हमारा उनसे इधर भी इख्तलाफ है। हम कहते हैं कि जी मज़हब पे सियासत नहीं होनी चाहिए, मज़हब पे सियासत नहीं होनी चाहिए, हमारी जमात ये नहीं है इस तरह की। लेकिन हम उनको मज़हब फरोश नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो मुनाफिक नहीं है ना, वो जो समझते हैं वही कर रहे हैं। इवन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है ना, वो भी हम उनको मज़हब फरोश नहीं कहते, वो जो समझते हैं वो कर रहे हैं। इमरान तो दोनों तरफ खेलता है ना, इसकी निजी ज़िंदगी, इसकी ज़ाती ज़िंदगी, इसकी कॉल्स, इसकी हरकतें, ये देखो, एक तरफ ये करता है खुदा की और मज़हब की बात, और दूसरी तरफ तो सारा कुछ करता है। इसलिए सारा कुछ क्या करता है यार, आप देखो कि जिस ज़माने में इसने वो किया है ना अपना, वो जो इसका केस था सीता वाइट का, ठीक है। अब ये सीता वाइट ये कहता है जी मैंने जमैमा को इस्लाम सिखाया और ये सारा कुछ किया, वो इस्लाम पे मैंने बातें की, ये हर वक्त ये करता रहता था। उसी ज़माने में सीता वाइट के साथ इसका जो भी था, उस सीता वाइट ने ये कहा, मैंने तो नहीं कहा ना, वो गई अदालत में, उसने अदालत में कैलिफोर्निया में जाके कहा कि मेरी बेटी जो है वो इमरान खान की है और ये बेटी को बेटी नहीं मान रहा। उन्होंने कहा कि जी देखें, आप इस तरह करेंगे, हमें सबूत दें। उसने सबूत दिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये इमरान खान की बेटी है। ये कैलिफोर्निया की अदालत ने कह दिया, और उन्होंने फिर साथ कहा कि आप डीएनए उससे लेके आएँ। इमरान खान को बुलाया कि डीएनए दो, इमरान खान भाग गया। इमरान खान ने कहा मैंने डीएनए नहीं देना। अब ये मजहबी मसला नहीं है, ये अखलाकी मसला है। लेकिन एक आदमी जो मज़हब बेचता हो हर वक्त अपनी ज़िंदगी में, वो अगर ये करता है, अखलाकी मसला क्या है कि वो एक अपनी छोटी सी बेटी को अपनी बेटी नहीं मानता, सिर्फ इस बात पे कि उसकी माँ से उसको शादी ना करनी पड़ जाए। ये कौन से मजहबी बातें करेंगे, कौन सी अखलाकी बातें करेंगे। इसी तरह जो इसने पहला जब अपना जलसा किया था ना, पहला जलसा, उसमें इसने ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन कहा था, और ये 1996 की बात है। ओके जी जी बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आयला मलिक वगैरह की जो वीडियो कॉल्स हैं बाद में आई हैं। मज़हब फरोशी तो वो वहाँ से कर रहा है। देखो ये डबल खेलता। और इसके अलावा बेताशा ये हमारे मुल्क के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं ना, मुझे छोड़ दो, मैं सियासतदान हूँ, मैं किसी की किरदार किसी सद तक नहीं करना चाहता, मैं मुनाफिकत पे बात करता हूँ, और वो मैं ज़रूर करता हूँ। लेकिन हमारे मुल्क के बड़े जर्नलिस्ट हैं ना, उनसे जाके पूछ लो कभी, वो आपको इमरान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा भी हमारा सवाल ट्रैप हो रहा है। नहीं मैं वापस जाता हूँ, मैं वापस जाता हूँ। जी जी। देखो इद्दत केस जो है ना, वो इमरान खान पे इसलिए तनकीद हो रही थी, और वो बिल्कुल ठीक हो रही थी, क्योंकि ये मज़हब फरोशी कर रहा था। नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ आपकी शख्सियत आपसे पूछना चाहता हूँ, ये केस ठीक है या गलत? ठीक है, गलत है या ठीक है ये केस? यार केस आप मजहब को कहते हैं सियासत से बाहर नहीं, वो मजहब यूज कर रहा है तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। जो मजहब यूज नहीं कर रहा उसके लिए नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फर्ज करो एक आदमी है, वो कहता है अपनी सियासत में कहता है कि अखलाकियात आपका और खुदा का मामला है। अब उसके ऊपर कोई अखलाकी गैर अखलाकी वीडियो आ जाती है तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। लेकिन एक आदमी कहता है कि जी मजहब मजहब मजहब, और वो गैर मजहबी हरकत करता है, तो उसके ऊपर तो डेफिनेटली इतलाक होना चाहिए। ये इंडिया में क्या होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। इंडिया में मुसलमानों और हिंदुओं के ना अलग-अलग कुछ कवानीन है। मुसलमानों के वाले से अपने। अच्छा, जब कोई तलाक का या इद्दत का जो भी केस, कोई भी जो इस्लामिक जुरिस
प्रूडेंस में आता है, जी जी उसका जब भी केस अदालत के पास जाता है तो वो उसको उस हिसाब से देखते हैं और फैसला दे देते हैं। समझ आ रही है आपको बात? जी, मैं समझ गया। और हिंदुओं का जो होता है वो उनके हिसाब से देखते हैं और फैसला दे देते हैं। वो ये नहीं करते कि हिंदुओं वाला जो लॉ है वो इस पर अप्लाई कर दें और उसका वाला लॉ जो है मुसलमानों वाला वो हिंदुओं वाला वो मुसलमानों पे, मुसलमानों वाला हिंदुओं पे अप्लाई कर दें। ओके। तो इसी तरह एक आदमी जो मजहब बेच रहा होता है ना, उसका डेफिनेटली मुनाफकत उसकी बाहर आनी चाहिए, हर सूरत में आनी चाहिए, क्योंकि वो तो मजहब बेच रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ आखिरी, इमरान खान खानदानी निज़ाम की बातें करता है ना। ये क्यों करता है? इसलिए कि ताकि लोगों के अंदर बताए कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। ये खलीलुर कमर भी बड़ा मुनाफिक है, वो भी इस तरह की बातें करेगा, खानदानी निज़ाम, औरत को ऐसे होना चाहिए, मर्द को ऐसे होना चाहिए। उसका भी चल गया पता, वो तो बेचारा मारा ही गया ना। लेकिन जो नहीं, इमरान वो खान, तो बहुत सारे लोगों ने कहा वो हनी ट्रैप था, वो ओ यार जो मर्जी था, ये तो गया था ना, ये तो गया था ना, मैं तो ये कह ही नहीं उसने रहा तो पैसे कमाने हैं, तो अगर वो बिजनेस के चक्कर में कोई यार। बुलाएगा तो वो तो चले ही जाएगा। अच्छा, आप चले जाओगे और आप मुझसे मजहब की बातें और अखलाकियात ही कर रहे होगे ना, और आप चले जाओगे और आप जो वहां पे कर रहे होगे तो मैं आपको भी कहूंगा। फिर ये ज़हन में रखो, तो एहतजाम अगर आप मेरे सामने नेक बनोगे, अच्छा बनोगे बिल्कुल और ठीक है। मजहबी बनोगे, तो मैं आपकी गैर मजहबी हरकतों पे आपको पूछूंगा, खासतौर बिल्कुल पर ठीक अगर आप सियासत में हो और तबलीग करते हो उसकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इमरान खान जो है ये कहता था खानदानी निज़ाम, और भाई तू खानदानी निज़ाम की बात करता है, हमारा खानदानी निज़ाम बिल्कुल ठीक है। खानदानी निज़ाम डिफरेंट होते हैं। डिफेंस में कोई और होता है, इधर हमारे जो अंदरून शहर में और होता है, गांव में और होता है, शहरों में और, छोटे शहरों में और होता है। ये एक्चुअली खानदानी निज़ाम ऐसे ऐसा इवॉल्व करता है। मिसाल के तौर पे पहले बुर्का पहनती थी हमारी नानियाँ दादियाँ, खानदानी निज़ाम ये कहता था कि आपने अंदर ही रहना है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ऐसे ऐसा वो उतर गया और ऐसे ऐसा फिर लोगों ने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया, औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तो ख़ानदानी निज़ाम खुद ही अपने आप को फ्लेक्सिबल भी करता है और वापस भी लेके आता है। अच्छा, अब तलाक की शरह जो है क्यों ज़्यादा होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है। इमरान खान बताता नहीं है, समझाता नहीं है लोगों को, और सिर्फ बात कर देता है। भाई पाकिस्तान के अंदर तलाक की शरह बढ़ेगी और बढ़ेगी। अभी तू जो मर्जी कर ले, इमरान खान, खलीलुर कमर जो मर्जी कर ले, उसकी वजह बड़ी सिंपल है। जी जी देखो, औरत जब पढ़ती है ना, और फिर औरत जब जॉब करती है, तो उसके अंदर ना एक इंडिविजुअल इंसान डेवलप करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो अपने राइट्स मांगती है, वो और भी चीज़ें चाहती है कि मैं ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मैं मेरे पे अप्लाई हो जाए। नहीं तो वैसे तो वो कारो करीबी हो जाता है इस मुल्क में, बच्चियों से पूछा नहीं जाता और बेड़ा गर्क हो जाता है उनका। तो औरतें जब असर्ट करती हैं ना अपने राइट्स, तो अब मर्द को अभी प्रेपरेशन में होता है, उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा होता, वो प्रिपेयर्ड नहीं होता कि उसकी शादी ऐसी औरत से हो गई है। तो वो जब औरत असर्ट करती है, मर्द गुस्सा चढ़ जाता है, वो समझता है कि पुराना वाला ही मुआशरा है, मुआशरा चेंज हो रहा होता है ऐसा ऐसा। तो वो फिर उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो जब तक औरत ज़्यादा बड़ी तादाद में एजुकेशन में और जॉब्स में नहीं आएगी, और मर्द ज़्यादा बड़ी तादाद में ये एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे कि अब ये हमने इनके साथ बिल्कुल ही इस तरह नहीं करना कि खबरदार और थप्पड़ भी मार दिया, हमें इसका थोड़ा सा इसके बराबरी वाला सलूक करना है, उस वक्त तक तलाक ज़्यादा होगी, क्योंकि टूटेंगी शादियाँ। लेकिन अब क्या कौन रहा है, आप चेक करो, खान साहब की भी जो है शादियां टूटी हैं। क्या कौन रहा है। जी जी देखो ना, जो आप कह रहे हो कम से कम खुद तो कर लो यार। वो खानदानी निज़ाम की तुम्हें पड़ी हुई है, खुद तुमने 2 तलाकें दे दी हैं, और तीसरी जो है वो तुमने, मैं बोलना नहीं चाहता, सबको पता है वो किस तरह शादी की है तुमने। वो तो अच्छी भली शादीशुदा औरत थी और उनका ख़ानदान था, बच्चे थे। तो ख़ानदानी निज़ाम की आप बात ना करो कम से कम, और हमें ना बताओ हमारा ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान का, कुछ नहीं हुआ इसको। और ये कोई आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। और भाई नहीं हो रहा ख़ानदानी निज़ाम। मेरे घर में किसी बहन भाई की दूसरी शादी नहीं है, मेरे वालदैन की दूसरी शादी नहीं थी। अच्छा हो तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है। और भाई तुमने अगर कर लिया तो इसका मतलब सारा ख़ानदानी निज़ाम ख़राब हो गया। आप मुझे बताओ आपके घर में कितने, आपके ख़ानदान में कितनी 2 शादियाँ हैं यार, या कितनी तलाक़ें हुई हैं। तो मसला ये है एहतशाम कि ये आदमी यूज़ करता है इस तरह के तमाम जो इश्यूज़ हैं, और उनसे अपने आप को नेक और अच्छा बनाता है। ये सिर्फ अच्छा बोलता है, अच्छा है नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इमरान अच्छा बोलता है सिर्फ अच्छा बनने के लिए, और ये सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तानी समझते हैं कि ये लाई लग हैं, ये समझते हैं जो अच्छा बोल रहा है ये अच्छा आदमी है। आपने चेक करना होता है उसके कामों से। इमरान अच्छा आदमी कामों से नहीं है, सिर्फ अपने बोलने से है। अच्छा जवाद भाई, आपने जैसे कहा है कि मजहब का सहारा लिया खान साहब ने, तो बुशरा बीबी से शादी करना, हाँ, क्या ये भी सहारा लेने के लिए किया उन्होंने कि मजहब ज्यादा जुड़ जाएगा मेरे साथ? आप कैसे देखते हैं शादी को?
ये पीरी मुरीदी और रूहानियत का चक्कर है और ये जाहिल लोग करते हैं। देखो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो इशू है ना इस वक्त, जो मुझे लगता है वो तीन इश्यूज हैं और तीनों जो हैं वो इमरान खान की पार्टी के मेन जुज हैं और हमारी उनसे लड़ाई भी यही है। लोग समझते हैं ना जवाद अहमद ऐसे ही इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है, भाई हमारा जो नुक्ता नज़र है वो टोटली डिफरेंट है। मतलब आप समझो कि तहरीक इंसाफ अगर ये खड़ी है ना तो हम ये खड़े हैं, ओके, आसपास भी नहीं है, उल्टे हैं बिल्कुल। ये बात करते हैं, मजहब फरोशी करते हैं, एक तो मजहब फरोशी, दूसरे नंबर पे ये पीरी मुरीदी और रूहानियत इस पे चलते हैं, और तीसरे नंबर पे ये चलते हैं खैरात पे। ये खैरात का बड़ा बात करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इनके पॉलिटिकल रोड मैप में भी लंगर खाने और इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। हम उल्टा हैं, हम कहते हैं साइंस प्रोग्रेस, ये हमारा पहला है। हम मजहब फरोशी नहीं करते। मजहब, पहले मैं बता दूं कि मजहब को हम ज़ाती मामला समझते हैं लोगों का, और जो वो है रूहानियत, वो हम आप किसी शख्स का तजर्बा समझते हैं, मुशाहिदा और तजर्बा, वो सोसाइटी पे अप्लाई नहीं हो सकता। ओके, मिसाल के तौर पे आप मुझे आज कहते हो कि जवाद भाई इस कमरे में ही बैठते हैं अगले 24 घंटे, क्योंकि मुझे रूहानी पैगाम कहीं से आ रहा है कि अगर हम बाहर निकले ना तो इधर बॉम्ब चल जाएगा, अगर हम नहीं निकलेंगे तो नहीं चलेगा। मैं क्या करूँगा आपके ख्याल में? मैं कहूँगा यार कोई अकल करो, शाम आप अच्छे भले समझदार आदमी हो, आप क्या बातें मेरे साथ कर रहे हो, और मैं चला जाऊँगा। मैं आपकी रूहानियत पे अपने फैसले नहीं करूँगा, ये आपका तजुर्बा है, आपने रुकना है, आप रुकें, ये आपका मसला है ना। मैं मंतक पे करूँगा। तो हम पहले तो है साइंस और प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, इसकी तरफ जाना। दूसरे नंबर पे मंतक, हम रूहानियत पे नहीं चलते भाई। मंतक है जो इंसानों को इकट्ठा करती है। मिसाल के तौर पे ये मोबाइल है, ये मंतक से बना है, ये रैशनल थॉट से बना है और साइंस से बना है। अब ये सब यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये रूहानी नहीं है, ये सिर्फ आपका तजर्बा नहीं है भाई, ये सबका तजर्बा है, ये सब कर सकते हैं इसको। H2O जो है, जो हम वो H2O उसका, जब भी आप 2 एटम ऑक्सीजन के और दो एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का करोगे तो वो पानी बन जाएगा एक खास सर्कमस्टांसेस में, कंडीशनड एनवायरनमेंट में। तो इसका मतलब क्या है कि ये झूठ बोलते हैं सारे, ये हमें बताते हैं कि ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। किसी दिन मुझे तो ये डर लगता है कि बुशरा बीबी कहीं ये ना कह दे किसी दिन इमरान खान को कि मुझे ये बशारत हुई है कि अगर हम आज जो है पाकिस्तान के अंदर सारा का सारा सोना जो है बेच दें तो कल वहाँ पर डबल आ जाएगा, तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये तो बेच देगा क्योंकि ये तो रूहानियत में बिलीव करता है, हम नहीं करते। तो हमारा अब ये क्या है, हम है साइंस, मैंने इसका क्या बताया था, मज़हब, पीरी मुरीदी या रूहानियत, और पीरी मुरीदी और रूहानियत और खैरात। हमारा है साइंस, मंतक और इंसानियत। ठीक है, इंसानियत के अंदर सब कुछ आ जाता है, सारे मज़ाहिब आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम जब इंसानियत की बात करते हैं ना तो हम खैरात की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान जो है उसके लिए सबसे कोई बुरी चीज़ ताना हो सकता है तो वो ये है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाता है। उसके लिए सबसे बड़ा बेचारे के ऊपर एक मजबूरी जो हो सकती है वो किसी के आप सामने हाथ फैलाए। तो हम खैरात को मानते ही नहीं। खैरात को हम इंडिविजुअल लेवल पे जब तक मुआशरा ठीक ना हो को देता रहे ठीक है, लेकिन हम उसको इंटेग्रल पार्ट सोसाइटी का बिल्कुल नहीं समझते। जिस सोसाइटी में खैरात है उसका मतलब ये है कि उस सोसाइटी में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है और लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। तो जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप IMF किसी के पास नहीं जाएंगे? नहीं, ये बात देखो बिल्कुल तो फ़र्क IMF है। में जाके भी हम पैसे हाथ ही फैलाएंगे ना। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो जब हम गवर्नमेंट में आएंगे ना तो हमारी तहरीक होगी तो हम आएंगे, अदरवाइज तो हम आएंगे ही नहीं। क्योंकि ना तो मैंने बूट पॉलिश करने हैं और ना मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मेरी पार्टी ने जो करना है सो करना है। तो अब अगर फ़र्ज़ करो हम तहरीक से आते हैं और फिर हम अमीर लोगों के साथ भी नहीं आएंगे, तो जब हम तहरीक से आते हैं तो हमारे जहन में होंगे लैंड रिफॉर्म्स, फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, और तीसरे नंबर पे जो IPPs का मसला है ना, ये तो हम IPPs का मसला ही ख़त्म कर देंगे। हम इनको जैसे कॉन्ट्रैक्ट इनके ख़त्म होंगे ना, हम इनको कर लेंगे जिसको कहते हैं ना नेशनलाइज। ठीक है, ये इस मुल्क का एनर्जी का मसला ही ख़त्म कर देंगे हम। ये अमीरों ने बहुत पैसा बना लिया है, सारे पाकिस्तानी है ज़्यादातर बिल्कुल ठीक। इन्होंने खरबों रुपया बना लिया यार, और कितना और बनाना है। तो हम खुद ही बिजली प्रोड्यूस करेंगे। अब ये सिर्फ आम लोगों की पार्टी कर सकती है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे खुद हिस्सेदार हैं उन सब में, ये सब के सब हिस्सेदार हैं। जैसे इमरान खान भी जो है ना, ये बातें करता है सिर्फ, ये दोस्त जो है वो सारे करप्ट लोगों का है।
मैं तो इसलिए नहीं हूँ करप्ट लोगों का क्योंकि मेरी पार्टी ही आजकल आप उनके खिलाफ सियासी, हाँ। हमारी पार्टी ही उन करप्ट लोगों के सियासी मुखालिफ है। इसकी पार्टी तो नहीं, इसकी पार्टी में तो वो मौजूद है। ये सिर्फ नारा मारता है, मैंने कहा था ना, ये सिर्फ नारा मारता है, ये काम वो नहीं करता, ये सिर्फ बोलता है। तो आजकल तो आप स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं कि कुछ करप्ट लोगों के बारे में इनको जोड़ रहे हैं साथ। नहीं कोई, आप ये चलाना जरूर फिर चला दूंगा, हाँ। बेफिक्र देखो हो जाइए। मलिक रियाज जो है ना, अब मैं ये कह रहा हूँ और सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ, हम्म, ये इस मुल्क में किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है, किसी पार्टी के चेयरमैन की हिम्मत नहीं है, किसी भी मशहूर आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो आज ये कह दे कि मलिक रियाज एक करप्ट तरीन आदमी है पाकिस्तान का। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो है, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो तो साबित हो गया ना कि उसने पैसे वो उधर वो जो थी इंग्लैंड की जो एजेंसी थी उन्होंने पैसे इसके काबू किए, मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। उन्होंने फिर बाद में जो वाक़या हुआ ये तो पक्का है ना कि वो करप्ट है। अच्छा दूसरे नंबर पे वो खुद कहता है, वो तो मुझे पकड़ ही नहीं सकता, वो केस करे ना मेरे में मलिक रियाज। अब मैंने उससे कुछ लेना नहीं, इन्होंने लेना है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये खुद कहता है कि देखें फाइलें मैं जो है उनको पहिए लगाता हूँ। ये कहता है कि रिश्वत के बगैर कारोबार नहीं कर सकते आप। ये कहता है कि इस मुल्क के अंदर आप एक दुकान भी ईमानदारी के साथ नहीं चला सकते। इसका मतलब ये पूरे मुल्क के अखलाकियात तबाह करने वाला आदमी है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं इस तरह के लोग जो अरबपति खरबपति इस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और सब कुछ करते हैं, कानूनी गैर कानूनी तमाम तरीके। मैं सिर्फ एक चैलेंज करता हूँ, आज एक चैलेंज करके जाऊँगा आपके प्रोग्राम में। मेरे अलावा ना, या मेरी पार्टी के अलावा गरीब के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, मिडिल क्लास के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। इसीलिए सिर्फ हमारे में हिम्मत है, हम कह रहे हैं कि मलिक रियाज करप्ट है। इमरान खान को मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ ये कह दे कि मलिक रियाज करप्ट है। नहीं कहेगा क्योंकि ये उनका दोस्त है करप्ट लोगों का, क्योंकि इसके इर्द गिर्द करप्ट दोस्त हैं इसके, ये उनसे फ़ायदे उठाता है। मैंने नहीं फ़ायदा उठाना। मैं एक करप्ट को कह रहा हूँ तो सब करप्ट अब डर जाएंगे ना कि जवाद अहमद के साथ तो भाई बात भी ना करो, ये तो हमारा भी कह देगा कि इसने हमें पैसे देने की कोशिश की। तो इमरान खान बेसिकली गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करेगा। इससे चल जाता है पता कि उसने एक करप्ट आदमी से दोस्ती की, सारी उम्र उसने करप्शन के नारे की बात की, नारे मारता रहा करप्शन के खिलाफ, और पाकिस्तान के सबसे करप्ट तरीन आदमी का दोस्त बना। उसके पैसे माफ़ कराना लहदा बात है भाई, दोस्ती है उसके साथ आपकी। वो आपके बीवी को जेवरात दे रहा है, वो आपके जो है अलकादर की ज़मीन दे रहा है, वो चाहे जिस मर्जी वजह से यूज़ होनी है। नेक नामी तो आपकी है ना, इमरान ने नेक नाम बनना है, बुशरा बीबी ने बनना है, और फिर साथ ये उनको पैसे भी दे रहा है, और फिर ये जो डोनर भी है शौकत खानम का। ये सारा ना, ये अमीर लोग मिले होते हैं। जवाद अहमद अमीर लोगों के साथ ना मिलता है, ना दोस्ती करता है। इज़्ज़त का रिश्ता इस हद तक है कि सारे पाकिस्तानी हैं, बस ठीक है। लेकिन हम उनके सियासी मुखालिफ हैं, उन तमाम लोगों के जो करप्शन करते हैं और जो इस मुल्क में खरबों पैसा बनाते हैं, वो आप बना ही नहीं सकते इस मुल्क के अंदर जब तक आप मिले ना हो आपस में। आपने 26 दिसंबर को बुशरा बीबी की हाथ की तस्वीर देखी थी? हाँ बिल्कुल देखी थी। आपने इस तरह देखी थी? नहीं, इस तरह नहीं देखी थी। ओके, उनके हाथ में एक रिंग थी। अच्छा, वो कौन सी रिंग थी? अच्छा, ये आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मलिक रियाज साहब के बारे में डिस्कस कर रहे अच्छा, हैं। हाँ, मैं भी कुछ बता सकूं आपको? हो सकता है फिर। अच्छा, वो वही रिंग थी जो मलिक रियाज ने दी थी। आप बेहतरीन, आपके एनालिसिस हैं और आप बड़े गौर से देखते हैं। मैं क्या आपको कुछ बता सकूं या कुछ पूछ सकूं आपसे? उस रिंग का पता नहीं है कि वो कौन सी वाली रिंग है, लेकिन मुझे ये पता है कि ऑडियो में उन्होंने बोला हुआ है। 3 ऑडियोज बड़ी इंपॉर्टेंट है बुशरा बीबी की। जी। पहली ऑडियो ये है कि वो जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही थी कि गद्दारी के मुकदमे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सलान बेटे को। दूसरी जो मलिक रियाज के साथ है, बिल्कुल ठीक, जो भी डायमंड रिंग, हाँ डायमंड रिंग, और इस तरह के लोगों को वो मतलब बाकायदा पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया। तीसरी जब ये तोशा खाना वाले को डांट रही हैं कि तुमने क्यों तफसील दी, तोहफों की जो हमने बेचे हैं कच्ची रसीदों पे। मतलब करप्शन के खिलाफ बात करने वाले लोग ये क्या कर रहे थे, क्योंकि ये अरबपति लोग हैं, इन्होंने घर के खर्चे चलाने हैं यार। जवाद अहमद की तरह छोटे से घर में थोड़ी रहते हैं, ये तो उन्हीं के साथ फिरते हैं, उन्हीं के साथ उन्हें जाना है, बड़ी बड़ी गाड़ी में भी फिरना है, फिर खर्चा चाहिए। एक आम घर का खर्चा पाकिस्तान के अंदर, आम घर मिडिल क्लास का, उसके लाखों में है। सोचो कि 300 कनाल का खर्चा क्या होगा इमरान खान के घर का, 8 कनाल का जो इसका लाहौर में घर है उसका क्या खर्चा होगा। तो एक चौथी ऑडियो भी है, मुझे भी याद आया। ओके, वो अभी जो रिसेंटली इसने मुर्शद वाली जुल्फी बुखारी के साथ, नहीं जुल्फी बुखारी वाली पे तो मैं इसलिए नहीं बात करता कि वो तो मुझे नहीं समझ आई कि उनका मुर्शद और मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तो पीरी मुरीदी के खिलाफ हैं। तो मुर्शद लफ्ज़ इतना गंदा है,
मुर्शद सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ खुदा के लिए। देखो इस मुल्क के सारे पीर मेरी मुझे सुन रहे हैं, ये होती है इनकलाबी पार्टी। ये हम रूहानियत पे नहीं बैठे हुए भाई, हम मंतक पे बैठे हुए हैं, साइंस पे बैठे हुए हैं। इस मुल्क को ये चाहिए, आप लोगों को पागल बना रहे हैं। तो इसलिए मुर्शद सिर्फ खुदा होता है। मैंने गाना बनाया था, उसका स्टार्ट ही कहाँ से होता था, मुर्शद आखा माहिया मेरे अल्लाह मेरे साइया, मुर्शद मेरा मेरा माहिया तू अल्लाह, मेरी जिंद जान तू, मेरा राजदान तू, मुर्शद माहिया मेरा मेहरबान तू अल्लाह। और उसके बाद वो आता है कि अल्लाह वे सोनिया मेरे ढोल माहिया, हाजिर मैं हो गया मैंने रोल माहिया। अच्छा, उसके आगे एक चीज़ आती है, वो कहता है कि झुके आह दरते बन के सवाली, झुके आह दरते बन के सवाली, इज्जत मिली है जग तो निराली, इज्जत मिली है जग तो निराली। ओ पे लोग आखन मेकू कलंदर, ओ पे लोग आखन मेकू कलंदर, बस हाँ फकीर मैं हो रब दी गली दा, हो अल्लाह वे सोनिया मेरे ढोल माहिया, हो अल्लाह वे सोनिया। अगला भी सुनाता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौला ता मेरा पीरां दा पीरे, मौला ता मेरा पीरां दा पीरे, मैं की दसे वां हो कितना अमीरे, मैं की दसे वां हो कितना अमीरे। ओ भावे तू है गदा होवे तू बादशाह, हो भावे तू है गदा होवे तू बादशाह, सारा जहान है हो मौला साईंदा, हो अल्लाह वे सोनिया मुर्शिद आखा माहिया, हो अल्लाह मुर्शिद आखा माहिया, मेरी जिंद जान तू मेरा राजदान तू, मुर्शिद मेरा मेरा माहिया तू अल्लाह, मुर्शिद मेरा मेरा माहिया तू। सारी बात ही ख़त्म कर दी ना मैंने। मुर्शिद सिर्फ खुदा होता है यार। तो ये वाली ऑडियो जो थी वो ऐसी थी। अभी रिसेंटली जुल्फी बुखारी वाली, मैं तो उसको अफसोस ही होता है, ये जो अभी रिसेंटली ऑडियो आई है ना, ये वो आई है जिसमें ये बेगैरत कह रही हैं। मतलब यार पीटीआई के लोग, सलमान राजा इतना, मैं समझता हूँ कि बेशरम आदमी है कि उसको बेगैरत कहा जा रहा है। और कह कौन रहा है, उसका जो पार्टी का चेयरमैन है उसकी बीवी कह रही है, उसको बेगैरत कह रही है। और इसी तरह अली मीन गंडापुर को भी कह रही है, और बहुत से लोगों को। तो ये तो उनका हाल है। ये लोग क्या पार्टी वार्टी बनाएंगे, इमरान के ग़ुलाम हैं, तो बुशरा बीबी के भी ग़ुलाम हैं, उससे गालियाँ सुन के आ गए हैं। तो ये सारी जो ऑडियोज़ हैं ये साफ बताती हैं कि बुशरा बीबी कोई घरेलू औरत नहीं है, बुशरा बीबी कोई ऐसी पर्दादार खातून नहीं है। बुशरा बीबी एक सियासी औरत हैं। और पर्दा जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। कोई औरत समझती है कि वो चादर में पर्दे में है, कोई समझती है उसने दुपट्टा लिया हुआ तो पर्दे में है, कोई समझती है उसने बुर्का लिया हुआ तो पर्दे में है, कोई समझती है कि उसने स्कार्फ लिया हुआ तो पर्दे में है, कोई समझती है कि उसने नकाब लिया हुआ तो पर्दे में है। तो ये तो औरतों की अपना राइट है, वो जो जिस तरह मर्जी पर्दा करना चाहे। अच्छा जवाद भाई, ये पर्सनली बात है, वैसे मैं पूछना चाहूँगा, धमकियाँ कितनी आती हैं आपको? बहुत कैसी धमकियाँ यार, बहुत ज़्यादा आती हैं। ख़ासतौर पर जो इमरान के जो ये जो साफ़ी है ना, ख़ासतौर पर यंग, आपकी एज के भी और आपकी एज से थोड़े से बड़े भी, जो नए नए साफ़ी बने हैं आजकल, वो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं। और वो आके ना अजीब बात शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा मैं उनसे इसलिए थोड़ा सा इंगेज कर लेता हूँ, अगर वो गालम गलोच ना करें, कि जब ये सवाल मैं पूछूंगा और ये चुप हो जाएंगे ना, तो लोग तो देख रहे हैं ना, उनको चल जाएगा पता कि इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी मेरे सामने फेल है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि मैं आजकल यही पूछ रहा हूँ हर एक से कि सिर्फ ये कह दो, सारी बातें छोड़ो, अल कादिर यूनिवर्सिटी का सारा, अल कादिर यूनिवर्सिटी का जो केस है ना, वो चाहे इमरान के हक़ में फ़ैसला आए चाहे उसके ख़िलाफ़ आए, तुम सिर्फ ये कह दो, इमरान तो कहेगा ही नहीं कभी भी, तुम कह दो चलो कि मलिक रियाज करप्ट है, सिर्फ एक दफ़ा कह दो। ये नहीं कहते, भाग जाते हैं। ये कौन सा करप्शन का बयानिया था जो इमरान खान का था? आज मैं चैलेंज करता हूँ कि पीडीआई का कोई भी लीडर सलमान राजे को कहो
सलमान राजा बड़ी बातें करता है ना, बड़ा उछलता है आजकल टीवी पे आके। सलमान राजे को कहो, फिर ये जो क्या नाम है इसका, उमर अयूब जो है, फिर ये जो दो अलामा भी हैं, अलामा नासिर है, फिर वो हामिद रजा है, जी जी। फिर एक और बंदा भी असद कैसे टाइप लोग हैं, फिर ये एक हमाद अजहर है, बहुत सारे लोग हैं इनके हैं। आप इन सब से कहो, चैलेंज मैं करता हूँ, इमरान तो कहेगा ही नहीं, बुशरा बीबी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कह जाए, वो तो जेवरात लेती रही है उससे। तो इनमें से कोई भी ये कह दे कि मलिक रियाज करप्ट है, तो क्या करेंगे आप? उसका मतलब ये होगा कि फिर ये सच्चे हैं, ये नहीं कहेंगे। ये करप्शन के खिलाफ बयानिया झूठा है इनका, सिर्फ मैं हूँ जिसके अंदर ये हिम्मत है। बल्कि मजे की बात है कि बाकी पार्टियां भी नहीं कहेंगी, अगर वो ये कोई भी नहीं कहेगा, तो क्योंकि ये सब अमीर लोग हैं और ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं एक दूसरे अगर का। वो कह देते हैं मलिक रियाज करप्ट हैं, तो आप ये वाला लफ्ज़ तो वापस ले लेंगे कि वो फ्रॉडिया है, खान फ्रॉडिया नहीं रहेगा फिर? नहीं 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 नहीं, उसी से तो बात शुरू होगी। अगर वो करप्ट है तो इमरान खान ने उससे दोस्ती क्यों की? इमरान खान तो फंस गया ना, मेरे सामने तो वो ख़त्म ही हो गया ना आज के बाद से। देखो, इमरान खान कहेगा कि वो नहीं करप्ट, तो मैं कहूँगा यार वो तो खुद कह रहा है करप्ट है, और वो तो खुद जो है उसके ऊपर वो NCA है ना, NCA नेशनल क्रिमिनल एजेंसी, हाँ, NCA ने जो इंग्लैंड की है, जी, उसने प्रूव कर दिया कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो वो करप्ट है। तो इमरान खान ये अगर वही एनसीए जिसने मियां साहब के खिलाफ कहा था हाँ, पनामा में। तो मैंने मियाँ साहब को कब कहा है कि वो करप्ट नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मलिक रियाज का तो मुझे पक्का पता है ना, पक्का पता है कि करप्ट है। उसने एक तो NCA ने बोल दिया करप्ट है और साबित हो गया, पैसे देने पड़े जुर्माना, और दूसरे नंबर पे वो खुद कहता है। तो अच्छा, इमरान खान अगर कहता है कि नहीं करप्ट, तो वैसे ही झूठा पड़ जाएगा। और अगर वो कह देता है कि है करप्ट, तो इमरान खान का बयानिया मैं दफन कर दूंगा, दफन हो जाएगा इमरान खान का बयानिया। एक्चुअली वो हो गया हुआ है। अगर आप शऊर से सोचे ना, आप भी सोचो, आप एक समझदार आदमी हो, बड़े ज़हीन आदमी हो, मैं आपको आगे जाके बहुत ज़बरदस्त एंकर भी देखता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ है, स्पार्क है आपके अंदर, मैंने देखा है। वो जो फ़ाद शहबाज के अंदर भी है, और भी बहुत से लोग हैं इस मुल्क में, लेकिन आपके अंदर वो स्पार्क है। एक लड़का, एक और भी यंग सा लड़का है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अब नाम भूल गया उसका मैं। अच्छा, आप लोग शऊर से सोच के देखो कि अगर इमरान खान ये कह देता है कि मलिक रियाज करप्ट है, और इसकी पार्टी भी कह देती है, तो इमरान खान कहाँ जाएगा कि उसने करप्ट लोगों के साथ दोस्ती की, करप्ट लोगों से ज़मीन ली, तो ऊपर से करप्ट पैसे से, हराम पैसे से उसने सीरतुन नबी की यूनिवर्सिटी बनाई। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन पॉपुलैरिटी की बात की जाए, खान साहब की पॉपुलैरिटी तो बड़ी है, क्योंकि इसने जहालत बहुत फैला दी है, इसने गुमराह बहुत कर दिया लोगों को। लेकिन ये आप मानते हैं खान साहब की पॉपुलैरिटी है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान की सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड लेवल पे मुझे नहीं पता ग्राउंड पे इस दफ़ा वोट किसको मिलेगा। देखो, वोट पता कैसे मिलता है? अगर मैं आपको कहता हूँ ना, मैं उसको पसंद करता हूँ, जब मैं वोट देने जा रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पसंद किसको करता हूँ, मैं देखूंगा कि मेरा इंटरेस्ट अब क्या है। फर्ज करो अगर मुझे पता है कि इसने तो हारने ही हारना है। पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट तो इमरान खान है। नहीं, ये तो वही बात है ना, आवाज खान साहब को एहतजाज की कॉल देते हैं, किसी चीज की कॉल देते हैं, लोग निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं यार, निकलते हैं भाई। दफा 144 लगा दी जाती है, रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, लोग फिर निकलते हैं, कंटेनर्स हटा के निकलते हैं। ये सब झूठ है। सिर्फ पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में मशीनरी इस्तेमाल करके लोग आते हैं। पंजाब से मुझे बता दो कहाँ से आया, लाहौर से बताओ कहाँ से गया, कि लोग नहीं जाते, लोग नहीं जा रहे। देखो, अगर इमरान खान इतना मकबूल लीडर होता ना, तो वो एक दफ़ा सिर्फ कहता, सिर्फ उसकी बहन आके कह रही थी कि उसने कहा कि सब पाकिस्तान बाहर आ जाए, कहता है ना जी, तो लोग ये ना कहते कि हमने इस्लामाबाद जाना है, वो जहाँ पर है वहीं बाहर आ जाते हैं, वो नहीं आया कोई। तो इसलिए ये बयानिया बिल्कुल नहीं मानता मैं ये कह रहा था। तो ये बताएं, ग्राउंड लेवल पे जवाद अहमद ज़्यादा मशहूर हैं, पॉपुलर हैं, ये इमरान खान? इस वक्त तो ज़ाहिरी बात है इमरान खान है, लेकिन मैं जो हूँ, लोगों को ये समझ आ रही है ऐसा कि ना मैं करप्ट हूँ, ना मैं करप्ट को करप्ट कहने पे जो है वो डरता हूँ। ये तो एम ही कह रहा था ना, सिर्फ नवाज शरीफ और आसिफदारी को, मलिक रियाज का दोस्त है ये। इसी तरह मैं ना तो मेरी कोई फाइल है, इन सब की फाइलें हैं एजेंसियों के पास, मेरी कोई फाइल नहीं है। लोगों को ऐसे समझ आ जाएगी कि मैं आम लोगों की पार्टी बना रहा हूँ, आम लोगों को लीडर बना रहा हूँ, खुद भी कुछ नहीं बनना चाह रहा, तो लोग ऐसे आएंगे ही सिर्फ मेरी पार्टी की तरफ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं आखिरी इस मुल्क के लिए चांस हूँ। अदरवाइज़ इस मुल्क के अंदर ना इतने मसाइल हैं इस वक्त कि वो सिर्फ आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट ही हल नहीं कर सकती अकेली। देखो, बलूचिस्तान में जो हो रहा है,
पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, कराची में काफ़ी रेंजर्स बड़े अरसे से बैठे हुए हैं कि कोई मसला ना हो जाए आपस में मुख्तलिफ कौमों का। ठीक है। अब तो साउथ पंजाब में भी काफ़ी इश्यूज हैं, सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी बैठी हुई है तो वो सिंध कार्ड खेल देती है। तो एक ऐसी पार्टी जो पूरे मुल्क को यूनाइट करे, टूटने ना दे और मोहब्बत जगाए लोगों के अंदर बजाय नफरत जगाने के। जिस तरह ये भाई आप बूट पॉलिश करके आए थे, उन्होंने आपको मालिकों ने निकाल दिया, आप छोड़ दें ना, आइंदा बूट पॉलिश ना करें और सियासत करें। आप सियासत नहीं कर रहे, आप उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, तो नफरत फैल रही है लोगों के अंदर, तकसीम फैल रही है। तो हमारी पार्टी सिर्फ ये कर सकती है क्योंकि हम बड़े लेवल पे लोगों के अंदर जा रहे हैं। बाकी सारी पार्टियां ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, लोगों ने देख ली हुई हैं, हमें अभी तक नहीं देखा, तो हम इसलिए हम आखिरी चांस है पाकिस्तान के लिए। बस आखिर में कुछ लोगों के बारे में राय लूँगा और फिर आपसे इजाज़त लेंगे। हाँ जी, अच्छा हजरत भाई, कुछ सहाफ़ियों के बारे में मैं राय लेना चाहूँगा। हामिद मीर। हामिद मीर बड़े डिप्लोमेटिक आदमी हैं, डिप्लोमेट हैं वो, मतलब वो कभी बेसिकली उनका जो मसला है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। वो समझते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही इस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने तारीख नहीं पढ़ी सही तरीके से। नजम सेठी। नजम सेठी लेफ़्ट के आदमी थे पुराने, उनके प्रोग्रेसिव ख्यालात हैं, मैं उनके ख्यालात से काफ़ी हद तक थोड़ी सी मुताबिकत भी है हमारी, लेकिन अब वो सियासत छोड़ चुके हैं, वो जर्नलिज्म में है। तो ज़ाहिरी बात है जर्नलिज्म में आके थोड़ा सा इंसान जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बोलता जो सियासत में आके सच बोल सकता है या दिलेरी के साथ बोल सकता है, तो वो इस तरह के आदमी है। आसमा शराजी। आसमा शराजी NGO बड़ा अच्छा चलाती थी, उनकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत खिदमात हैं, लेकिन वो सियासी औरत नहीं थी, वो सियासी बातें करती थी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थी सिर्फ, और उनको भी मुझे नहीं लगता कि सही तरह से अदराक था पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन का, सर्कमस्टांसिस का और पॉलिटिकल इकोनॉमी का। उनको मेरा नहीं ख्याल कि अदराक था। इमरान रियाज खान। वो तो यार मैं उसको कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे तो जवाब भी कहता था एक ज़माने में। असल में जाहिल आदमी है। देखो पाकिस्तान में ना इस वक्त लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा पॉपुलर है तो ये ज़्यादा अच्छा है। पॉपुलर होने का मतलब अच्छा होना नहीं होता। इस मुल्क के अंदर ऐसी भी ख़वातीन हैं जो टिकटॉक बना रही हैं आजकल, और जो कुछ वो उसमें कर रही हैं हरकतें, मर्द भी हैं सिर्फ ख़वातीन नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। वो कर रही हैं तो कर रहे हैं और पैसे भी बनाए, सब लोग सरमायादारी निज़ाम में पैसे बनाते हैं, लेकिन मैं उनकी बात को कोई अहमियत नहीं दूंगा। लेकिन आप देख लो फ़ैन फॉलोइंग, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो इमरान रियाज की भी है और वो चाहत फ़तेह अली ख़ान की भी है। उसको तो वो तो गाना नहीं गाता, उसको खुद पता है, वो खुद कहता है मैं गाना थोड़ी गाता हूँ, उसकी भी फ़ैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान के अंदर जहालत और गुमराही बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जब बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो लोगों को ऐसी चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं जिनके अंदर सनसनीखेज़ी होती है, एडवेंचरिज्म होता है, लोगों को एकदम कोई शौक़ लगता है जिसकी बात सुन के, जो झूठ बोल रहा होता है, जो फेक न्यूज़ दे रहा होता है, जो कि लोगों को ऐसी बात बता रहा होता है जो होनी भी नहीं होती, लेकिन लोगों को लगे कि सच जो होता है ना बड़ा बोरिंग होता है। सच बोरिंग होता है, झूठ बड़ा, वो जैसे कहते हैं ना, मतलब उसके ऊपर कागज़ चढ़े होते हैं चांदी के, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मंसूर अली खान। मंसूर अली ख़ान भी डिप्लोमेट है। मंसूर अली ख़ान लेकिन कोशिश करता है कि वो अनबाइस रहे। सदीक जान भी इमरान रियाज का, मतलब मेरा ख्याल है इमरान रियाज के बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जिसने नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान के अवाम को, इमरान खान के बाद और सियासतदानों के बाद, वो सदीक जान भी उनमें से एक है। साबिर शाकिर के बारे में इसलिए मैं नहीं कहना चाहता कि वो बेचारे पता नहीं क्यों भागे में है। मैं मेरे बड़ी उम्र के हैं, उन्होंने कभी मेरे बारे में कोई बात नहीं की उल्टी सीधी, तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी मुश्किलात होंगी ज़िंदगी में आगे जाके। बस अब सियासतदानों को एक एक तलकीन देनी है। मोहित पीरज़ादा के बारे में पूछो, बड़ा घटिया आदमी है। मोहित पीरज़ादा बहुत घटिया आदमी है। इसी तरह फिर वो जो शहबाज गिल बहुत घटिया आदमी है। दो चार लोगों के बारे में आपको बता सकता हूँ। अब मोहित पीरज़ादा मैं पूछना चाहता था, लेकिन मैंने कहा बड़ा घटिया आदमी है, हाँ, झूठा मुनाफिक आदमी है बेसिकली। ओके, तो अब मैं सियासतदानों की तरफ जाऊंगा। उसमें शहबाज गिल का जिक्र आप आजकल तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी, आप उस पर कोट ट्वीट भी कर रहे हैं जी। आपने सिर्फ तलकीन देनी है, कोई तलकीन करनी है, कोई बात एडवाइस देनी है। नवाज शरीफ साहब पैसे वैसे उन्होंने बनाए हैं काफ़ी सारे, हुकूमत का भी मज़ा चखा है काफ़ी दफ़ा, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी हुए हैं, उसके साथ भी हुए हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी इनिंग खेल ली है उन्होंने। अब
मेरा ख्याल रिटायर हो जाना चाहिए अब। शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ ने भी 2 दफ़ा तो वज़ीर आज़म बनने का पूरा कर लिया अपना शौक़, तो अब छोड़ दें। अब ये फैमिली जो है किसी अपनी पार्टी के अंदर, हालांकि अमीरों की पार्टी है, फिर भी कोई अमीर ही आएगा इनको भी रिप्लेस करेगा, लेकिन किसी और को भी चांस दे देंगे। जो ये मरूसी सियासत है, ये एक्चुअली इमरान तो झूठ बोलता था ना, उसकी तो पार्टी में भी सारी मरूसी सियासत है। जैसे शाह महमूद कुरैशी के 2 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन हम तो एक्चुअली समझते हैं कि अमीर लोगों को सियासत जो है मरूसी नहीं करनी चाहिए, वो फिर कब्ज़ा कर लेते ही है, उनका पूरा ख़ानदान कब्ज़ा कर लेता है सियासत। मरीम नवाज़? वो भी इसी में आ जाती हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर बन गया। मुझे लगता है मरीम नवाज़ को ये दिल कर रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, तो शायद उनके रास्ते में भी, इमरान खान के रास्ते में तो हम रुकावट हैं ही, तो शायद इनके भी रास्ते में रुकावट बन जाएंगे हम। ओके। इमरान खान साहब? इमरान खान तो बहुत, देखो सब इमरान खान, तलकीन करनी है आपने, इमरान एडवाइस खान को देनी ना, है। इमरान खान को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। झूठ, मुनाफकत और ये जो फ्रॉड, इससे बचना चाहिए। हर किस्म का इन्होंने वो काम किया है जो ये कहते थे कि मैं नहीं करूँगा, और हर किस्म का वो काम जो ये कहते थे मैं करूँगा, इन्होंने नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान? मौलाना फजलुर रहमान मज़हब की सियासत करते हैं और डिप्लोमेट हैं, वो भी कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका यही खेल तमाशा चलता है जो इन 3 बड़ी पार्टियों का भी चलता है। और आखिर में बस बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो सरदारी पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन वो हाफ हार्टेड पॉलिटिक्स कर रहा है। वो जो हम कह रहे हैं वो नहीं कह सकता वो, क्योंकि हम खरबपति अरबपति सियासतदानों की सियासत के ख़िलाफ़ हैं, वो तो ख़ुद उनमें से है, तो मुश्किल है, हमारे साथ कम्पीट नहीं कर सकेगा। जवाद भाई, थैंक यू सो मच। आपकी कीमती वक्त का आपके साथ पॉडकास्ट और मेरे सवाल आते रहेंगे, लेकिन हमने इसको ऑनर करना है। टाइम जो है वो टीवी के मुताबिक पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का। मेरी तरह आपके जहन में भी मज़ीद सवाल होंगे इस प्रोग्राम देखने के बाद। ये सवाल रह गया, मेरे सवाल भी रह गए हैं, लेकिन जो आपके सवाल हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में बताने। इस सवाल सारे हम इकट्ठे करेंगे और दोबारा जवाद भाई को कहेंगे कि आप वक्त अता करें, और वो सवाल मैं अपने सवाल और आपके सवाल मिला के दोबारा फिर इनके सामने रख सकूं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।